देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर है, एक बार चेक कर लो कि थोड़ा इश्यूज हुआ था ऐसे। तो देखो हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग जो है लास्ट दिन स्टार्ट किए थे, तो उसमें जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया था कि हम लोग किस तरह से एंट्री करेंगे, लेकिन एंट्री का हमें क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग कौन सा मेथड करें, देखो 3 मेथड होगा यहाँ पर नॉर्मली हमें करना पड़ेगा। एक तो है मतलब हम लोग अभी तो डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ रहे हैं, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे स्टॉक एंड डेटर मेथड। हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर कितने सारे मेथड होते हैं, 2, स्टॉक डेटर और डेटर, जिसमें हम लोग स्टॉक डेटर मेथड लास्ट दिन सीखे थे, मतलब उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज जिससे हमें लेजर पोस्टिंग करना पड़ेगा। ये देखो अभी इसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। अच्छा, तो ये तो मैंने बता दिया था, इसी के बेसिस पे हमें करना है। तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, सबसे पहले करते हैं ब्रांच स्टॉक डेटर का ही क्वेश्चन निकालते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पर इलास्ट्रेशन। ये इलास्ट्रेशन 1 है, ये वाला स्टॉक डेटा का नहीं था, इलास्ट्रेशन 2। एक सेकंड, हाँ ये वाला देखो इलास्ट्रेशन 2, ये इसमें स्टॉक एंड डेटा मेथड का क्वेश्चन है। तो हम एक बार क्वेश्चन रीड करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बॉम्बे ट्रेडर्स इनवॉइस्ड गुड्स टू इट्स दिल्ली ब्रांच एट कॉस्ट। मतलब बॉम्बे ट्रेडर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ठीक है, ये क्या है, ये हेड ऑफिस है। बॉम्बे ट्रेडर्स जो है वो इनवॉइस्ड करते हैं, इनवॉइस मतलब सेंड करते हैं। ठीक है, किसको, अपने ब्रांच को जो कि दिल्ली में है, स्टॉक एट कॉस्ट में। लास्ट दिन मैंने बताया था 2 तरीके से स्टॉक सेंड हो सकता है, आइदर ऑन कॉस्ट और ऑन इनवॉइस प्राइस। और इनवॉइस प्राइस में भेजने का रीजन भी मैंने बताया था कि क्यों इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया जाता है, ताकि ब्रांच को ये रिवील ना हो जाए कि एक्चुअली हेड ऑफिस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, इस वजह से इनवॉइस प्राइस में सेंड किया जा सकता है। अब वो जो है वो देखो हेड ऑफिस का अपना मतलब अपना डिसीजन है कि वो अपने ब्रांच को कैसे स्टॉक ट्रांसफर करेगा। ठीक है, इस ये हेड मतलब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा। हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट। हेड ऑफिस क्या करता है, जितने भी ब्रांच के एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी अपने बैंक अकाउंट से पे करता है, एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंसेस। अगर कोई पेटी कैश एक्सपेंसेस होता है, पेटी कैश एक्सपेंसेस का मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट का जो एक्सपेंसेस होता है, तुम लोग 11-12 में या कॉलेज में पढ़े होगे, जरूर पढ़े होगे 11 में, क्योंकि कॉमर्स किया है सभी ने तुम लोगों ने 11 से, तो पेटी कैश जरूर पढ़ा होगा। जब हम लोग सब्सिडियरी बुक्स पढ़ते हैं तो वहां पर पेटी कैश बुक भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, पेटी कैश बुक का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट, जैसे कि स्टेशनरी का, कन्वीनियंस का, टिफिन खर्चा, ये सब छोटा छोटा खर्चा का डिटेल्स, उसको बोलते हैं पेटी एक्सपेंसेस। तो पेटी कैश एक्सपेंसेस के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस है, हेड ऑफिस डायरेक्टली अपने अकाउंट से ब्रांच के बिहाफ में पे करता है, which were made by the branch। लेकिन पेटी कैश एक्सपेंसेस के खर्चे ब्रांच खुद पे करता है, मतलब मेंटेन हेड ऑफिस ही कर रहा है। लेकिन 2 पार्ट में है, देखो हेड ऑफिस एक जो है, जो भी बिग एक्सपेंसेस होता है, मतलब अदर देन पेटी एक्सपेंसेस, अदर देन पेटी एक्सपेंसेस जो है वो कैसे पे करता है, वो खुद पे करता है ब्रांच के बिहाफ में। और जो पेटी एक्सपेंसेस है वो ब्रांच खुद ही पे कर लेता है, ये बता रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है ऑल द कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच वाज बैंक्ड ऑन द सेम डे टू द क्रेडिट ऑफ द हेड ऑफिस। मतलब क्या बोल रहा है, देखो जितने भी कैश कलेक्शन होते हैं, अब देखो ब्रांच पे बिजनेस हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो कैश कलेक्शन तो होगा, मतलब सेल करके जो भी पैसा आएगा वो सारे पैसे को क्या करना है, बैंक 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 का मतलब होता है बैंक में दे देना है। ठीक है, ऑन द सेम टू द क्रेडिट ऑफ द हेड ऑफिस, उसी दिन हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में वो पैसे डिपॉजिट कर देने होंगे। ठीक है, जैसे जो छोटा छोटा विलेज में जैसे बैंक होता है ना, मतलब हम बैंक का बता रहे हैं, यहाँ पर ये बैंक का मतलब है कि हेड ऑफिस का जो बैंक अकाउंट है वहां पर जाके दिल्ली ब्रांच को सारे पैसे जो है ट्रांसफर कर देने सेम डे। आज का मान लो सेल हुआ है 1 लाख रुपीज का, तो 1 लाख ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर देना है, किसके बैंक अकाउंट में, हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में, ये बात बोला जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर बोला है
कि the following is a summary of transaction entered into the branch during the year ended 31st March 2001। बोल रहा है कि ये कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं जो कि 31 दिसंबर 2001 में ब्रांच में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है। ट्रांजैक्शन में सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है बैलेंसेस, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, डेटर का ओपनिंग बैलेंस, पेटी कैश का एक्सपेंसेस, ये तो ओपनिंग बैलेंस दो है, बाकी है पेटी कैश का एक्सपेंसेस, गुड्स सेंड फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से इतने स्टॉक भेजे गए हैं, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को इतना स्टॉक रिटर्न कर दिया है ब्रांच ने, कैश सेल किया है इतना, क्रेडिट सेल किया है, ये सब ब्रांच का ट्रांजैक्शन है, बता ही दिया, एंटर्ड इनटू एट द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 31st दिसंबर 2000। अलाउंस टू कस्टमर, कस्टमर को अलाउंस देना मतलब डिस्काउंट देना, डिस्काउंट टू कस्टमर। अच्छा, डिस्काउंट अलाउंस में थोड़ा सा फर्क होता है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है ना, वो हम लोग सभी को देते हैं। जैसे तुम लोग कभी कहीं पर जाते हो, उसमें परचेस वगैरह करने को लिखा हुआ रहता है ना, डिस्काउंट इतना छूट है, तो वो सभी के लिए होता है। अलाउंस मतलब नॉर्मली क्या होता है कि कोई बार्गेन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो अगर अथॉरिटी में है तो और भी कुछ छूट दे दिया जाता है। अलाउंस वो भी एक तरह का डिस्काउंट ही है, मतलब अमाउंट कम हो जाना, जो भी हो। ब्रांच ने अपने कस्टमर को अलाउंस दिया है, डिस्काउंट भी दिया है, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट बता दिया है। बैड डेट हुआ था, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ठीक है, ये रिटर्न बाय कस्टमर है और ये रिटर्न टू हेड ऑफिस है, दो अलग चीज है। ये रिटर्न कौन सा है, ये रिटर्न है कि ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न क्या है, कस्टमर ब्रांच को रिटर्न कर रहा है, दो अलग अलग चीज। सैलरी एंड वेजेस ये ब्रांच में है, ब्रांच में जो जिनको काम पे रखा गया उनका सैलरी, वेजेस, रेंट, रेट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सब खर्चे बताए गए। कैश रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर, डेटर से जो कैश रिसीव हुआ है 28,500 का, ठीक है। फिर यहाँ पर बैलेंस बताया, स्टॉक, डेटर, पेटी, कैश, ठीक है। अब क्वेश्चन में ना कभी नहीं बताएगा कि हमें कौन से मेथड से करना है, जो वैसे इस क्वेश्चन में बता दिया है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, ये इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में लिया ताकि थोड़ा सा आसान लगे तुम लोगों को। यहाँ पर हमें खुद से समझना पड़ेगा कि ब्रांच कैसा ब्रांच है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, ये बात हमें कभी भी क्लियरली नहीं बताएगा। तो फिर हम लोग कैसे समझेंगे, क्या हमें समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, देखो यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर पहला लाइन में, ये जो फर्स्ट लाइन है, यहाँ पर बोला था कि हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस एंड डिपेंडेंट ब्रांच क्या था, डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब है ऐसा ब्रांच जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है, हेड ऑफिस। जब डिपेंडेंट ब्रांच होता है तो हेड ऑफिस खुद का भी बुक्स मेंटेन करता है एज वेल एज उसके ब्रांच का भी बुक्स मेंटेन करता है और ब्रांच के बिहाफ में सारे ट्रांजैक्शंस वो करता है। हाँ, कुछ ब्रांच को भी छूट दिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम कंट्रोल हेड ऑफिस के पास होता है, मैक्सिमम 99% कंट्रोल इसके पास होता है, इसके पास छोटा मोटा कंट्रोलिंग करता है। देखो ना, इसे इंस्ट्रक्शन दे दिया है, सिर्फ पेटी कैश खुद पे करो, बाकी सारे खर्चे हम पे करेंगे, और जो भी पैसा आएगा, जो भी सेल करके इनकम होगा, डे टू डे मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दो। तो ये सारे लाइन हमें बताते हैं कि ये जो है ये डिपेंडेंट ब्रांच है, ठीक है। वैसे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, यहाँ पर हमें बताया है कि प्रिपेयर करो ब्रांच अकाउंट डेटर मेथड से, ये हम लोगों ने अभी सीखा नहीं है, तो पॉइंट ए अभी हम लोग नहीं करेंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओ, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, ब्रांच डेटर एंड ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बनाओ बाय एडॉप्टिंग द स्टॉक एंड डेटर मेथड। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही सीखा था, तो हम लोग ये वाला परफॉर्म करेंगे। और सी पॉइंट में बोला है ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रूव द रिजल्ट एज डिस्क्लोज्ड बाय द ब्रांच अकाउंट, ये दूसरा एक मेथड है, ठीक है। तो ये भी नहीं करेंगे, ये कोई सिर्फ ट्रेडिंग पीएल बनाना नहीं है, ये एक मेथड भी है जिसका नाम ही है ट्रेडिंग एंड पीएल मेथड, ये भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग अभी फिलहाल के लिए सिर्फ बी पॉइंट को डील कर सकते हैं, बाद में इस क्वेश्चन का जब बाकी मेथड सीखेंगे तो इस क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे, ए और सी पॉइंट भी कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम लोग इस क्वेश्चन का सिर्फ जो है बी पॉइंट को डील कर सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में बता दिया है कि हमें कौन कौन से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या लेजर बनाना है वो भी हमें बता दिया है। वैसे 7 लेजर्स जो है प्रिपेयर किया जाता है, ये देखो 7 लेजर्स प्रिपेयर किया जाता है। कहाँ है 7 लेजर्स, मैंने नाम लिखवाया था, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, ब्रांच पीएल, गुड सेंड टू ब्रांच और ब्रांच एडजस्टमेंट। ये सिर्फ तभी होता है जब इनवॉइस वैल्यू पे या इनवॉइस प्राइस पे गुड सेंड किए जाते हैं, जबकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पे दिया गया है। तो यहाँ 6 लेजर बन सकते हैं, जिसमें से हम लोगों को बनाने के लिए कितने सारे लेजर बताए गए, 1 2 3
4, सिर्फ 4 लेजर बनाने के लिए बोला है, तो जितना बोला है उतना ही बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल जितना बोला है उतना ही बना। तो इलास्ट्रेशन 2, ये बात देखिए कैसे होगा। इलास्ट्रेशन 2, इसमें इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ब्रांच स्टॉक, ये देखो ये बोला है ब्रांच स्टॉक बनाने के लिए, इसलिए मैंने लिखा है। फिर बोला ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ब्रांच स्टॉक के लिए ये इतना पूरा जगह ही रख देते हैं, नीचे होगा ब्रांच पीएल, हाँ हो जाएगा। यहाँ लिख देते ब्रांच पीएल। तुम लोग जब लेजर बनाओगे पूरा डबल लाइन लगा के जैसे फॉर्मेट होता है वैसा फॉलो कर सकते। ब्रांच पीएल ये बनाने के लिए बोला है। नेक्स्ट बोला है ब्रांच डेटर, ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच डेटर और ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच डेटर और ब्रांच एक्सपेंसेस। ये हमारा मेन सोल्यूशन का पार्ट होगा। और अगर हमें कुछ रफ वर्क में कुछ अलग अकाउंट ऐसा लगे कि नीड है बनाना चाहिए तो हम लोग बना लें। ये हो गया ब्रांच एक्सपेंसेस। अच्छा अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करना है देखो, जो लेजर होता है पहले लेजर में हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख सकते हैं अगर कुछ अवेलेबल है तो, ठीक है। तो ये देखो ओपनिंग क्लोजिंग है, जैसे अगर तुम लोग कभी भी जैसे डिप्रिशिएशन करते हो मशीन अकाउंट बनाते हो तो मशीन का कुछ ओपनिंग है कुछ परचेज है तुम लोग लिखते हैं, वैसे ही हम लोग के पास जितने सारे अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है वो सारे अकाउंट का कोई अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है तो हम लोग लिख लेंगे। तो स्टॉक का है, ये किसका स्टॉक है, ब्रांच का है। कैसे पता चला, ऊपर लिखा हुआ है ना, ये सारे ट्रांजैक्शंस जो है ब्रांच से रिलेटेड है, तो ब्रांच के स्टॉक का वैल्यू ओपनिंग स्टॉक है 7000, तो लिख लेते हैं ब्रांच पे ये वाला। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग स्टॉक को टू ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हो, एक ही बात है, या फिर टू बैलेंस बीडी बोल के भी लिख सकते हो। ऐसे हाइफन देके इसके साथ ओपनिंग स्टॉक लिख दिए, ऐसा भी है, ठीक है। डायरेक्ट टू ओपनिंग स्टॉक लिखोगे वैसे भी लिख सकते हैं 7000। उसके बाद डेटर का ओपनिंग बैलेंस 12,600, तो ये भी लिख लेते हैं। डेटर ये सब डेबिट बैलेंस है, देखो स्टॉक भी एसेट है डेटर भी एसेट है, तभी ना डेबिट साइड में लिख रहे हैं हम। तो टू बैलेंस बीडी, डेटर का बैलेंस, तो डेटर का बैलेंस है 12,600। उसके बाद कुछ ओपनिंग नहीं है, देखो हम लोग लाइन बाय लाइन लिखेंगे, ये लिख लिया ये लिख लिया। अब ये सब ट्रांजैक्शन है, यहाँ क्लोजिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग लिख सकते हैं। स्टॉक का है 6,500, डेटर 9,800, तो डेटर इधर ओपन है तो हम पहले डेटर का लिख लेते हैं, ठीक है। बाई बैलेंस क्लोजिंग इधर होगा ना, अगर किसी भी डेटा का अगर ओपनिंग डेबिट साइड होता है तो क्लोजिंग उसका क्रेडिट ही होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस सी, ये है 9,800। ये सब क्वेश्चन में गिवन है, हम लोग जस्ट देख देख के लिख रहे हैं। और यहाँ पर स्टॉक का भी लिख लेंगे, स्टॉक का यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस, ठीक है, बाई बैलेंस सीटी। कितना अमाउंट है 6,500। अच्छा अब देखो एक पेटी कैश का क्लोजिंग दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को वो पेटी कैश जो है मेन सोल्यूशन में बनाने के लिए नहीं बोला है, लेकिन इसका एक डेटा दिया हुआ है, तो क्यों ना हम लोग इसको रफ में बना लेते हैं, अगर जरूरत होगा तो यूज करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये पेटी एक्सपेंसेस को ना हम रफली एक बार बना लेते हैं। तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ बना लेते हैं, देखते हैं अगर जरूरत होगा तो ठीक है। हम इसे वर्किंग नोट की तरह बना रहे हैं, ये मेन सोल्यूशन का पार्ट नहीं रखते हैं। अगर जरूरत होगा तो इसका यूज करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन मिला तो एक बार लिख लेते हैं, क्या पता आगे जाके जरूरत हो जाए, इसीलिए इंफॉर्मेशन दिया है। तो ये क्लोजिंग है, इसका ओपनिंग कुछ नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग दिया हुआ है तो हम लोग पहले क्लोजिंग ही लिखेंगे, जो अवेलेबल है वही लिखेंगे। कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा क्लोजिंग। तो बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी 1, ये बताया, ठीक है। अच्छा अब
या ये सारे पॉइंट हम लोगों ने प्लॉट कर लिए और ये भी पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया। बाकी ये सब ट्रांजैक्शन ही इसे लिखना पड़ेगा। इसके लिए क्या पता होना चाहिए? जर्नल। जर्नल याद करो, उसका लेजर पोस्टिंग करेंगे बस, ठीक है। जैसे फर्स्ट पेटिकस को ओपनिंग दिया नहीं, ये ओपनिंग नहीं है, ये शायद कैश दिया हुआ है, पेटी कैश दिया हुआ है, ये ओपनिंग है ना। हाँ हाँ, इसके नीचे ही है, ये नीचे के साइड आते हैं। अच्छा हाँ, ये ओपनिंग है, मुझे लगा ये एक्सपेंसेस के लिए दिया है। टू बैलेंस बीडी, हाँ ये ना थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, समझ में नहीं। ठीक ठीक, ओपनिंग भी तो है। टू बैलेंस बीडी, मुझे लगा कैश। टू बैलेंस बीडी, टू है। हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही है। चलो, ये सब पोस्ट हो गया और ये भी पोस्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक जर्नल एंट्री हम याद दिलाते हैं तुम लोग को, और उसका पोस्ट करना है और कुछ नहीं। गुड सेंड फ्रॉम हेड ऑफिस, तो मैंने कैसे सिखाया था तुम लोग को अगर याद है, यहाँ हेड ऑफिस का दो जगह पे बुक्स मेंटेन होगा, मैंने पूरा लिख के दिखाया था। एक काम करते हैं ना, मेरे पास तो लिखा हुआ है, हम तुम लोग को यहाँ से दिखाते हैं, तुम लोगों ने भी कॉपी में लिखा हो, ये देखो। हम यहाँ से ये वाला पॉइंट में आ जाते हैं, समझने में आसानी हो पाती है, खुद ब खुद तुम लोग एंट्री बोल पाओगे। देखो क्या बोला है, पहला ट्रांजैक्शन गुड सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, दैट मींस कि यहां से स्टॉक यहां आएगा। गुड सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस का है। ये अगर गुड्स भेजा जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट इंपैक्ट होता है। तो हम लोगों ने क्या बोला था, यहां से स्टॉक निकल के यहाँ आएगा, तो यहाँ से स्टॉक चला जाएगा तो डेबिट, यहाँ पर स्टॉक आएगा तो क्रेडिट। उस हिसाब से हम लोगों ने एंट्री बोला था ट्रेडिंग, ट्रेडिंग टू ब्रांच ट्रेडिंग, ऐसा मैंने लिखवाया था तुम लोग को, ठीक है। फिर मैंने तुम लोग को एक चीज बोला कि यहाँ पर नॉर्मली ऐसा लैंग्वेज यूज नहीं होता है, पर्टिकुलर कुछ लैंग्वेजेस अलॉट किए गए हैं, वैसा हमें करना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग को क्या लिखना है, ये देखो मैंने यहाँ पर तुम लोग को लिखवा दिया था। ट्रेडिंग को लिखना है, ब्रांच ट्रेडिंग को लिखना है, ब्रांच स्टॉक, और हेड ऑफिस के ट्रेडिंग को लिखना है गुड सेंड टू ब्रांच, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये ट्रेडिंग के जगह लिखेंगे गुड सेंड टू ब्रांच, टू ब्रांच स्टॉक। ये एंट्री मैंने तुम लोग को लिखवाया भी है, एक एक करके मैंने बोला था, तुम लोग भी आंसर दे रहे थे, बट अब तुम लोग को उसको दिमाग में रखना भी, ठीक है। तो ये देखो, गुड सेंड टू ब्रांच, ब्रांच स्टॉक टू गुड सेंड टू ब्रांच, ठीक है। तो ब्रांच स्टॉक टू गुड सेंड टू ब्रांच, गुड सेंड बाय हेड ऑफिस, मैंने उल्टा एंट्री कर दिया इसमें। हाँ, ये ट्रेडिंग से जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का गुड सेंड टू ब्रांच। एक मिनट, मैंने क्या कंफ्यूजन, एक सेकंड, ये स्टॉक सेंड हो रहा था ना, यहाँ पर देखते हैं। हाँ, गुड सेंड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड सेंड फ्रॉम हेड ऑफिस होने से क्या हो जाएगा, ये वाला ब्रांच स्टॉक टू, अच्छा ब्रांच ट्रेडिंग, हाँ मतलब ब्रांच के पास आएगा, मैंने डेबिट क्रेडिट गलत गलत कर दिया। ब्रांच ट्रेडिंग क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ये देखो ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट होगा ना, इसके पास स्टॉक आ रहा है, मैंने उल्टा बता दिया था, और इस ट्रेडिंग अकाउंट से स्टॉक जा रहा है हेड ऑफिस के ट्रेडिंग से, तो इनका ट्रेडिंग क्या हो जाएगा, इनका ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रांच ट्रेडिंग को क्या लिखना है, ब्रांच ट्रेडिंग को लिखना है ब्रांच स्टॉक बोल के, ये नहीं चलेगा। और ये ट्रेडिंग जो हेड ऑफिस का ट्रेडिंग है उसे क्या लिखना है, गुड सेंड टू ब्रांच, ये देखो वही वाला एंट्री तुम लोग के कॉपी में लिखा हुआ भी होगा, ठीक है। ये रहा ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच, टू गुड सेंड टू ब्रांच। अब हम लोग इसका पोस्टिंग करेंगे यहाँ पर, जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एंट्री क्या हुआ मेरा, एंट्री ये हो गया ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच। अब देखते हैं लेजर क्या है। लेजर मेरे पास अवेलेबल है ब्रांच स्टॉक, तो ब्रांच स्टॉक में क्या लिखना पड़ेगा बोलो, जैसे बचपन में लेजर पोस्ट करते थे, तो ब्रांच स्टॉक में क्या लिखेंगे, एंट्री हो गया ब्रांच स्टॉक टू गुड सेंड टू ब्रांच, तो ब्रांच स्टॉक में क्या लेजर में पोस्टिंग क्या करेंगे बोलो। हाँ, टू गुड सेंड टू ब्रांच, हम इसे शॉर्ट में लिख दे, टू गुड सेंड टू ब्रांच, इतना बड़ा डेटा लिखना नहीं पड़ेगा, टू गुड सेंड टू ब्रांच मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग का गुड सेंड टू ब्रांच कितना, 26,000, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, अब ये वाला तो पोस्ट कर दिया गुड सेंड टू ब्रांच, ब्रांच स्टॉक में, लेकिन गुड सेंड टू ब्रांच का हमारे पास कोई लेजर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्रॉस पोस्टिंग नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही अकाउंट में पोस्ट किया, क्योंकि दूसरा लेजर है ही नहीं हम लोग के पास अवेलेबल।
अच्छा, इस तरीके से ही करना है। फिर बोल रहा है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। अगर रिटर्न हो रहा है रिवर्स एंट्री होगा। देखो, जब रिटर्न हो रहा है तो ब्रांच से स्टॉक जो है आउट हो रहा है, ठीक है, और हेड ऑफिस में जा रहा है, तो हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा और ब्रांच का जो ट्रेडिंग अकाउंट है जिसे ब्रांच ट्रेडिंग बोला जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रांच ट्रेडिंग को हमें बोलना है ब्रांच स्टॉक, ठीक है। ब्रांच ट्रेडिंग को बोलना है ब्रांच स्टॉक और ट्रेडिंग को बोलना है गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है, मतलब हेड ऑफिस वाले। तो क्या एंट्री पोस्ट होगा बताओ? गुड्स सेंड टू ब्रांच स्टॉक, तो ब्रांच स्टॉक में ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलो, कैसे पोस्ट करेंगे? बोलो क्या लिखना पड़ेगा? पोस्ट क्या करेंगे बोलो? बाई में आएगा, करेक्ट। बाई गुड सेंड टू ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। गुड सेंड टू ब्रांच कितना, यहाँ पर रिटर्न लिख देंगे, ये रिटर्न वाला बात हुआ था, ठीक है। कितना रिटर्न हुआ है? 1000, तो यहाँ पर लिख देंगे 1000, हो गया, ठीक है। देखो एंट्री मैंने तो एक एक करके याद दिलाई दिया था, लेकिन तुम लोग अगर नहीं रीड करे हो ना तो फिर ये कंफ्यूजन लगेगा और बार बार ये पूरा चीज तो बोल पाना है पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम फिर भी बोल बोल के ही कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसीलिए, ठीक है। इसके बाद तुम लोग को दिमाग में ये चीज रखना पड़ेगा कि कैसे हमारा ट्रांजेक्शन ऑकर हो रहा है, और ये प्रैक्टिस से बनेगा, ठीक है, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। कैश सेल हुआ है, कहां पर हुआ है? ब्रांच में हुआ है, तो कैश सेल होने से क्या एंट्री होगा? कैश सेल होने से देखो क्या कंसेप्ट हुआ था, कैश सेल होने से एंट्री कैसे होगा? उसके लिए ये वाला चीज देखो ना, कैश सेल होने से ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट से स्टॉक चला जाएगा और कैश में कैश आएगा, ठीक है। कैश सेल हो रहा है तो ब्रांच कैश डेबिट होगा, ठीक है, ब्रांच कैश डेबिट होगा क्योंकि पैसा आ रहा है, कैश सेल हुआ है। और ब्रांच का ट्रेडिंग क्रेडिट होगा क्योंकि वहां से स्टॉक चला जा रहा है। लेकिन मैंने बोला ना ब्रांच ट्रेडिंग बोल के हमें कुछ फॉलो नहीं करना है, ब्रांच स्टॉक बोल के फॉलो करना है, ठीक है। तो ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक हम दोबारा से आज फिर से एंट्री एक बार डिस्कस कर दे रहे, लेकिन नेक्स्ट टाइम से और नहीं कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये तो तुम लोग को याद करना पड़ेगा, ऐसे करके तो तुम लोग एग्जाम में भी नहीं कंप्लीट कर पाओगे फिर। तो ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक। अब पोस्ट कैसे होगा, कहाँ पोस्ट होना चाहिए बताओ? मेरे साथ साथ बोलोगे तो तुम लोग को याद हो जाएगा। बोलो कहाँ पोस्ट होना चाहिए? ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक कहाँ पर पोस्ट करें? कहाँ कहाँ ब्रांच पोस्ट होगा? ब्रांच के क्रेडिट साइड। ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट साइड है, बाई ब्रांच कैश पुल। यहाँ पर लिखेंगे कैश सेल पुल, ठीक है। और वैल्यू ऑफ अकाउंट से 17,500। और एक बार पोस्ट होगा, और एक बार पोस्ट होगा, बोलो कहाँ पर? और एक बार पोस्ट होगा। देखो हम लोग के पास एक लेजर और भी, अच्छा नहीं है, नहीं, ठीक है। ब्रांच कैश वाला लेजर नहीं है, अगर ब्रांच कैश वाला लेजर होता तो वहां भी पोस्ट होता, यहाँ बनाने नहीं बोला है, ठीक है। ब्रांच कैश लेजर का कुत्ते बोले, कुत्ते बोल रहे हम रेखा नहीं, ठीक है। चलो ये कंप्लीट था। नेक्स्ट देखो, कैश सेल हो गया, चलो क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल होने से क्या होगा? क्रेडिट सेल होने से भी तो स्टॉक तो कम होगा, स्टॉक तो कम होगा, तो ब्रांच स्टॉक कम हो जाएगा, तो ब्रांच स्टॉक हम लोग क्रेडिट करेंगे। देखो हम कैसे समझ रहे हैं, मतलब कैसे करके लिंक कर रहे हैं, पहले एक दो तुम लोग एडजस्ट कर लो दिमाग में कि कैसे होता है, उसके बाद देखना खुद ब खुद दिमाग में जो जा रहा है कुछ कुछ तो दिमाग रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। अगर कोशिश करोगे तो रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ पर देखो, जब क्रेडिट सेल हो रहा है तब भी ब्रांच स्टॉक से स्टॉक कम होगा, ठीक है, मतलब जो ब्रांच ट्रेडिंग है उसे ब्रांच स्टॉक बोलते हैं। और क्रेडिट सेल होने से क्या होता है? डेटर जनरेट होता है। डेटर को क्या बोला जाता है यहाँ पर? उसके लिए देखो मैंने अकाउंट इसीलिए लिखवा भी दिया था, ब्रांच डेटर, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा? ब्रांच डेटर डेबिट, है ना। तो बोलो कहाँ पोस्ट होगा? ये वाला भी कहाँ पोस्ट होगा? ब्रांच डेटर टू ब्रांच स्टॉक, साइड। हाँ, बाई ब्रांच डेटर बोले पोस्ट। क्रेडिट से, क्रेडिट से अमाउंट 28,400। अच्छा, क्या ब्रांच डेटर है हम लोगों का? हाँ है, तो यहाँ भी क्रॉस पोस्टिंग होना चाहिए। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? ब्रांच है
टू ब्रांच स्टॉक क्रेडिट से 28 अलाउंस टू कस्टमर। कस्टमर को अलाउंस देने से एंट्री क्या होगा, कौन दे रहा है, ब्रांच दे रहा है, तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा, अलाउंस देने से डेटर कम होता है, तो क्या लिखा जाएगा, डेटर, ब्रांच के डेटर को ब्रांच डेटर बोला जाता है, तो ब्रांच डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा हम लोग का, सॉरी डेटर डेबिट नहीं होगा ना, डेटर क्रेडिट होगा, अलाउंस देने से तो डेटर का वैल्यू कम हो जाएगा। अगर मुझे किसी से 500 रुपीज रिसीवेबल था, मैंने उसे अलाउंस दे दिया 50 रुपीज का, तो वो मुझे 450 देगा, तो डेटर कम हो जाएगा, तो इसका मतलब अलाउंस डेबिट होगा, अलाउंस डेबिट टू ब्रांच डेटर। ठीक है, तो ये कहाँ पोस्ट होगा, अलाउंस का तो कोई है नहीं लेजर, एक ही लेजर में पोस्ट होगा, कहाँ होगा वो, ब्रांच डेटर क्रेडिट साइड। ब्रांच, हाँ ब्रांच डेटर है क्रेडिट से बाई अलाउंस, बाई अलाउंस बोल के 200। अच्छा, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है, देखो डिस्काउंट है, इंस्टेड ऑफ अलाउंस ये डिस्काउंट है, तो अलाउंस की जगह डिस्काउंट लिख दो, बाकी एज इट इज रहेगा, है ना, अलाउंस की जगह डिस्काउंट लिख देंगे, डिस्काउंट भी तो सेम ही है ना, ये भी हमारे डेटर को कम करता है, ये भी डेटर को कम करता है, डिस्काउंट टू ब्रांच डेटर, तो फिर यहाँ से लिखेंगे सेम तरीके से बाय डिस्काउंट। $1400। तो यहाँ ये देखो, ये साइड का सारा कंप्लीट हो गया। बैड डेट, तो बैड डेट भी वैसे ही था, मैंने हटा दिया, बैड डेट भी वैसे ही था। बैड डेट होने से क्या एंट्री होता है, बैड डेट टू डेटर, अब यहाँ के डेटर को बोलेंगे ब्रांच डेटर। ठीक है, तो यहाँ भी सेम ट्रांजैक्शन, इसीलिए मैंने ये बता दिया लगभग दोनों में। ये देखो यहाँ पर हो जाएगा बाई बैड डेट 600, बाई बैड डेट 600। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर अगर गुड्स रिटर्न कर रहा है, कस्टमर ब्रांच का कस्टमर, तो वही होगा ब्रांच डेटर कम हो जाएगा, जैसे सेल्स रिटर्न टू डेटर करते हैं ना। अब ये देखो, ये हमें एजम्पशन लेना है कि कैश सेल भी हुआ है, क्रेडिट सेल भी हुआ है, सेल जो हो गया उसी से रिटर्न जनरेट हो सकता है, लेकिन नॉर्मली कैश सेल का रिटर्न नहीं होता है। ये देखो तुम लोग नॉर्मल, ये तो कॉमन सेंस है ना हम लोग का, देखो अगर कैश सेल हो जाता है ना, देखो ऑनलाइन वाला बात अलग है, आज के डेट पे ऑनलाइन पे कैश सेल पे भी रिटर्न होता है ना, हम लोग पेमेंट कर दिए, अगर रिटर्न पॉलिसी है 10 डेज बाद रिटर्न करना, हम लोग रिटर्न करना चाहते हैं तो हमें कैश पूरा का पूरा बैक कर दिया जाता है। लेकिन नॉर्मली इसके पहले जब ये ऑनलाइन वाला केस नहीं था, तब देखो जब भी हम लोग कुछ भी खरीदते थे किसी शॉप से, और मान लो खरीद लिया, उसके बाद रिटर्न करने का है कि हमें पसंद नहीं आया, तो वो ये नहीं बोलेंगे भाई पैसा लेके चले जाओ, वो ये बोलते थे ठीक है आपको पसंद नहीं है, प्रोडक्ट रिटर्न कर दीजिए, बाद में कुछ खरीद लीजिएगा, ठीक है अभी नहीं खरीदना है, पैसा जमा रहेगा। तो यहाँ पर वही चीज हो रहा है कि कैश सेल में रिटर्न नहीं होगा, एज्यूम्ड की क्रेडिट सेल पे ही रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डेटर को ही कम करेंगे, तो ये जो रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पर जैसे अलाउंस लिखा है बैड डेट, उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे रिटर्न। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, डेटर हम लोग का रिड्यूस हो जाएगा 500। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों ये पॉइंट, ये चारों पॉइंट सेम था। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर बोल रहा है सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, सैलरी एंड वेजेस, इसका क्या एंट्री होगा, ये ब्रांच का एक्सपेंसेस है, हेड ऑफिस सबसे पहले एक्सपेंसेस को बुक करेगा, कैसे बुक करेगा, इस तरीके से ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सैलरी एंड, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये ऐसे होगा, देखो सबसे पहले ऐसे एंट्री होगा, सैलरीज एंड वेजेस टू, एक चीज बताते हैं, पहले ये बता देते हैं, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, सैलरी एंड वेजेस, रेंट रेट्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस। क्वेश्चन में बता दिया था हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट,
तो हेड ऑफिस अपने बैंक अकाउंट से सारे खर्चे पे करने वाला है जो भी होगा। तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, हेड ऑफिस बोलेगा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जो भी हो रहा है। अब एक्सपेंसेस का नाम चाहे सैलरी वेजेस हो, चाहे रेंट एंड रेट्स हो, चाहे सन्ड्री एक्सपेंसेस हो, तो ये सारे खर्चे, ये देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं, ब्रांच के सॉरी हेड ऑफिस के कैश से ये सब जा रहा है, ठीक है, हेड ऑफिस के पास से ये सब जाएगा। तो एंट्री कैसे होना चाहिए, तो देखो अगर हेड ऑफिस का कैश जा रहा है तो हेड ऑफिस बोलेगा टू कैश, मेरा कैश जा रहा है, ठीक है। क्यों जा रहा है, क्योंकि हम ब्रांच के एक्सपेंसेस को पे कर रहे हैं। तो ये एंट्री ऐसे हो जाएगा, ब्रांच एक्सपेंसेस, जो भी ब्रांच का एक्सपेंसेस का नाम होगा, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये वाला एंड में कहाँ जाना चाहिए, ये वाला चीज एंड में हमारा पीएल में जाना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी एक्सपेंसेस होता है वो पीएल पे क्लोज करते हैं, जस्ट लाइक दैट ये भी हम लोग का सेकेंड एंट्री पीएल में क्लोज होगा, तब एंट्री हो जाएगा ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू ब्रांच एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस का नाम होगा, इस तरीके से क्लोज हो जाना चाहिए, ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंसेस, इस तरीके से क्लोज होना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग इसका फिर एंट्री कैसे करेंगे, ब्रांच एक्सपेंसेस, और ये बाय ब्रांच पीएल हो जाएगा, ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंसेस। तो ब्रांच के एक्सपेंसेस अकाउंट में हमें लिखना पड़ेगा बाय ब्रांच पीएल को, ठीक है। ब्रांच के एक्सपेंसेस अकाउंट में हमें लिखना क्या पड़ेगा, ये देखो दो एंट्री निकल के आया, ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टू कैश बोल के, ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश बोल के, जो भी खर्चे हुए उसके हिसाब से लिखेंगे। ये कैश मतलब किसका, हेड ऑफिस का कैश, ये देखो कैश मतलब हेड ऑफिस का। ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा था ना कि कैश, यहाँ पर कैश सेंट बाय एक्सपेंसेस, ये देखो ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस कैश, जिसको सिर्फ कैश लिखना चाहिए, तो वही मैंने लिखा है कैश। अब क्या क्या एक्सपेंसेस पे किया है, नाम लिख देते, सैलरी वेजेस 6200, सैलरीज एंड वेजेस, ऐसे लिखेंगे 6200। नेक्स्ट एक्सपेंसेस फिर से टू कैश नहीं लिख के हम लाइन बाय लाइन हाइफन दे के लिख देते हैं, रेंट एंड रेट्स 1200, रेंट एंड रेट्स 1200। नेक्स्ट है देखो सन्ड्री एक्सपेंसेस 800, सन्ड्री एक्सपेंसेस 800, सन्ड्री एक्सपेंसेस 800, ये हो गया। अब नेक्स्ट बोला है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर से कैश रिसीव्ड हुआ है, तो एंट्री क्या होना चाहिए, डेटर से कैश रिसीव्ड हुआ है, तो एंट्री होना चाहिए, कौन रिसीव करेगा, ब्रांच का डेटर है तो ब्रांच ही रिसीव करेगा, तो एंट्री क्या होना चाहिए, एंट्री होना चाहिए ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, ब्रांच का कैश डेबिट होगा जब भी पेमेंट रिसीव हो रहा है, डेटर क्रेडिट होगा, टू हो जाएगा ब्रांच डेटर, ठीक है। तो हमें पोस्ट कहाँ करना पड़ेगा, ब्रांच डेटर में करेंगे, ब्रांच डेटर में लिखेंगे बाय ब्रांच कैश, ये रहा ब्रांच डेटर, यहाँ पर लिख देते हैं बाय ब्रांच कैश, ठीक है। ये कैश रिसिप्ट हुआ है, कितना रिसिप्ट हुआ है 28,500, हम यहाँ पर लिख देते हैं 28,500। अच्छा, ब्रांच डेटर में लिखा है, ब्रांच कैश क्या हमें ओपन करने बोला था, नहीं ब्रांच कैश तो हमें बोला नहीं है, अगर ब्रांच कैश अकाउंट हमारा बनता तो इसमें क्रॉस पोस्टिंग होता, चलो ये वाला भी डन, ये भी कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, इसके बाद बैलेंस, ये बैलेंस हम लोग लिख चुके हैं, अब हम लोग एक एक अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, बैलेंस तो हम लोगों ने लिख लिया है। अच्छा, अब अकाउंट को क्लोज करने का ना एक प्रोसेस है, ठीक है, वो प्रोसेस फॉलो करके ही हमें अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, वो हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखो कौन सा अकाउंट पहले क्लोज करना चाहिए, यही हम लोग सीक्वेंस हमेशा फॉलो करेंगे, हम बता देते हैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन लिखते हैं। सबसे पहले क्लोज होगा डेटर, मतलब ब्रांच डेटर का बात करें, ठीक है, सबसे पहले क्लोज होगा ब्रांच डेटर, अगर ब्रांच डेटर अकाउंट हमें बनाने के लिए बोलेगा तो, ठीक है। उसके बाद क्लोज होगा ब्रांच स्टॉक, ये सेकेंड टाइम क्लोज करना चाहिए। थर्ड टाइम क्लोज होगा ब्रांच कैश, फोर्थ में क्लोज होगा ब्रांच एडजस्टमेंट, अगर क्वेश्चन में होगा तो, और ये क्वेश्चन में तभी होगा अगर इनवॉइस का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये वाला इनवॉइस का है नहीं, तो फोर्थ नंबर ये स्किप करेंगे। फिफ्थ नंबर में ब्रांच पीएल, ब्रांच पीएल। अच्छा, और सिक्स्थ नंबर पे गुड्स सेम टू ब्रांच, अगर ये अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने लाइन बाय लाइन बता दिया कि कौन सा कब किस तरीके से क्लोज होगा। तो सबसे पहला क्लोज होना चाहिए ब्रांच का डेटर अकाउंट, ठीक है।
तो चलो ब्रांच डेटर अकाउंट हम लोग क्लोज करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर लिख तो लिया है सारा चीज, कुछ तो बाकी नहीं है, हम लोगों ने लाइन बाय लाइन ही लिखा है। 9800 पर इधर थोड़ा सा हटा दें, टोटल करके देखते हैं टैली हो रहा है कि कुछ बैलेंस आ रहा है। 200 प्लस 1400 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 28,500 प्लस 9,800 41,000 12,600 प्लस 28,400 41,000 टैली हो गया। ठीक है, क्यों टैली हुआ बता देते हैं। टैली होगा ऐसा जरूरी नहीं है। देखो हम लोग के पास क्या था, डेटर से कितना अमाउंट रिसीवेबल है और हम लोगों ने कितना क्रेडिट सेल किया, ये दोनों अमाउंट हमारे पास था। एक डेटर अकाउंट हमें क्या बताता है, डेटर कब जनरेट होता है, जब हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं। अगर तुम लोग नॉर्मल देखोगे, अगर हम लोग अकाउंट्स में डेटर अकाउंट बनाते हैं तो फर्स्ट एंट्री होता है डेटर टू सेल्स यानी क्रेडिट सेल। अब जो सेल किया उसके अगेंस्ट में कुछ रिसीव हो जाता है तो वो लिख देते हैं कैश। ठीक है, और ये रिसीव करने के बाद भी अगर कुछ रिसीवेबल रहता है तो हम लोग लिखते हैं बाई बैलेंस शीट। ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों ने सेल किया 150 का, 50 रिसीव किया तो 100 बाकी है, और अगर प्रीवियस ईयर का भी कुछ बाकी है तो बैलेंस भी नहीं लिखते, यही सब लिखते हैं। इसके अलावा अगर कुछ डेटर का बैड डेट हुआ है, डिस्काउंट हुआ है, रिटर्न हुआ है तो वो सब इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, इतना हमारा पहले रिसीवेबल था डेटर से, अभी इतने क्रेडिट सेल किए तो टोटल इतना रिसीवेबल है। ठीक है, मार्केट से 41,000 मिलना चाहिए, जिसमें से इतना अलाउंस दिया है तो 41,000 में से 200 नहीं मिलेगा। इतना डिस्काउंट अलाउड किया है तो 41,000 में से ये नहीं मिलेगा। इतना बैड डेट हुआ है तो 41,000 में से ये अमाउंट रिसीवेबल नहीं रहेगा। ये रिटर्न हो गया है तो 41,000 में से इतना नहीं मिलेगा। ये रिसिप्ट हो गया है तो इतने सारे अमाउंट नहीं मिलेंगे फॉर वेरियस रीजंस लाइक अलाउंस, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, रिटर्न। और ये रिसीव हो चुका है तो इसमें से ये रिसीव हो चुका है, ये नहीं मिलेगा तो बाकी अमाउंट हमारा रिसीवेबल है। मतलब सीधा सा बात है। देखो 41,000 रिसीव होने वाला था, 28,500 रिसीव हो चुका है, 12,500 मिलने वाला था, लेकिन कितना नहीं मिलेगा, 2,700। तो 9,800 अभी भी मिलने वाला है, यही हो गया। ठीक है, तो ये हमें डेटर अकाउंट का डिटेल्स बताया जा रहा है। अब हमेशा ये टैली हो ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी हमें बैलेंस भी हो सकता है, कुछ समझ के निकालना पड़े। वो क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओगे कि क्या बैलेंस होगा। डेटर में मेनली वही चीज होता है जो अभी मैंने बताया, एक ओपनिंग बैलेंस, अभी करेंटली जो क्रेडिट सेल हुआ है यानी टोटल रिसीवेबल, जो रिसीवेबल मोड में अब नहीं है फॉर सम रीजंस, और जो रिसिप्ट हो गया और उसके बाद भी अगर कुछ रिसीवेबल है वो क्लोजिंग डेट। ठीक है, तो डेटर अकाउंट हम लोग का यहाँ पर टैली। चलो अब डेटर के बाद ब्रांच स्टॉक को क्लोज करना चाहिए। ठीक है, तो ब्रांच स्टॉक में चलते हैं। ब्रांच स्टॉक में क्या लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। यहाँ पर ये रिटर्न है, ये हेड ऑफिस जो है, हेड ऑफिस को ब्रांच ने रिटर्न किया। ये कौन सा रिटर्न है, रिटर्न है ब्रांच टू हेड ऑफिस। कैश सेल हुआ है, क्रेडिट सेल। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट टू बी नोटेड है कि हम लोग का एक रिटर्न हुआ था। देखो यहाँ पर हम लोग का एक रिटर्न दिखाया था, ये देखो रिटर्न कितना था, रिटर्न था हम लोग का 500। ये देखो यहाँ पर, यहाँ कहाँ चला गया, ये रहा, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया है तो इसका मतलब क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल से रिटर्न हुआ, यही मान के चलेंगे। अब देखो हम यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं, ये बुक्स कौन मेंटेन कर रहा है, हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है। तो हेड ऑफिस बोल रहा है कि ब्रांच ने इतना कैश सेल किया है, हेड ऑफिस बोल रहा है ब्रांच ने इतना क्रेडिट सेल किया है, लेकिन इस सेल में एक रिटर्न भी है। तो ब्रांच, फिर हेड ऑफिस अगर इसमें रिटर्न को लेस नहीं करेगा तो वो सेल तो गलत दिखेगा, क्योंकि 28,400 में से 500 रिटर्न हो गया है। तो फिर ब्रांच का जो क्रेडिट सेल है वो 28,500 से डिक्रीज हो चुका है। तो फिर हेड ऑफिस को वो सही डेटा लिखना पड़ेगा, यानी कि नेट क्रेडिट सेल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेस रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये रिटर्न कौन सा रिटर्न है, ये कस्टमर टू ब्रांच वाला रिटर्न है। बट यहाँ पर क्यों दिखाएंगे, क्योंकि ये अकाउंट्स में हेड ऑफिस क्या लिख रहा है, हेड ऑफिस लिख रहा है कि ब्रांच का कितना कैश सेल है, कितना क्रेडिट सेल है। तो क्रेडिट सेल अभी 28,400 नहीं है, क्योंकि
कुछ कस्टमर्स जिनसे 500 का सेल हुआ था उन्होंने रिटर्न कर दिया है, तो 500 हमें लेस करके दिखाना है। तो यहाँ से 500 लेस करेंगे हम ना, ये थोड़ा सा डेटा हटा के लिखते हैं 1000 और 17500, तो ये लिखने में आसान है। ठीक है, 17500 और ये 6500 को भी थोड़ा सा इधर हटा देते हैं, 6500 और ये यहाँ से 500 लेस कर देते हैं। ठीक है, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। फिर यहाँ से 500 लेस कर देते हैं। अगर तुम लोग का जगह नहीं तुम लोग ब्रैकेट दे के लेस करके लिख दो। ठीक है, हम तो मतलब हटा सकते, तुम लोग तो लिखोगे तो फिर काटना पड़ेगा। तुम लोग एक काम करो, ऐसे ब्रैकेट देके लिख दो 28400 माइनस 500 करके। ठीक है, और रिटर्न बोल के उसे पॉइंट कर दो, तो 28400 माइनस 500, तो एक्चुअली क्रेडिट सेल है 27900। ठीक है, नेट क्रेडिट, जैसे हम लोग नेट क्रेडिट सेल निकालते हैं वैसे। अब हम लोग इसका भी टोटल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं यहाँ टोटल करने से क्या मिलेगा। तो पहले टोटल करके देख तो लेते हैं कितना अमाउंट आ रहा है। तो 1000 प्लस 7500, 17500, अच्छा 27900 प्लस 6500 प्लस 17500 प्लस 1000, 52900 माइनस 7000 माइनस 26000, ये आ गया 19900। ये तो समझ में आया कि 19900 आ रहा है, तो इसको लिखे क्या, देखो ये क्या है, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट है। तो स्टॉक नॉर्मली ट्रेडिंग के तरह होता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग में हम लोग कैसे लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ट्रेडिंग में हम लोग लिखते हैं परचेज। अब ये किसका ट्रेडिंग मेंटेन हो रहा है, ये ब्रांच का ट्रेडिंग है जिसे हम लोग ब्रांच स्टॉक लिख रहे हैं। तो ब्रांच के पास पहले से इतना स्टॉक था, करेंटली हेड ऑफिस ने इतना ट्रांसफर किया है, तो टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, जिसमें से ब्रांच ने रिटर्न भी कर दिया है इतना, किसको, हेड ऑफिस को। बाकी इतना और इतना सेल हुआ है, कुछ कैश सेल कुछ क्रेडिट सेल। देखो पूरा ट्रेडिंग अकाउंट की तरह बन रहा है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, जो कि ये वाला पॉइंट को डिनोट कर रहा है। फिर हम लोग लिखते हैं टू परचेज, जो कि ये वाले पॉइंट को डिनोट कर रहा है। अगर हम लोग कुछ रिटर्न करते हैं क्रेडिटर को, तो यहाँ से लिस्ट करते हैं, उसकी जगह यहाँ दिखा दिया है। तो हम लोग सेल लिखते हैं बाई सेल, तो वहां कैश क्रेडिट दोनों ही होता है। और अगर कुछ रिटर्न हुआ है तो उसे नेट कर देते हैं, फिर क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। तो क्या निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करने से क्या निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो इधर आया तो प्रॉफिट ही है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। टू साइड है तो टू लिखेंगे। इसका नाम क्या लिखना चाहिए, ये किसका प्रॉफिट है, ब्रांच का प्रॉफिट है। तो हेड ऑफिस इसको कैसे ट्रीट करेगा, क्योंकि बना कौन रहा है, हेड ऑफिस। तो यहाँ लैंग्वेज यूज करना है ब्रांच पीएल। ठीक है, ये ब्रांच का प्रॉफिट है, कौन लिख रहा है, हेड ऑफिस। ठीक है, तो जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक लिखने के बाद प्रॉफिट निकालते हैं, वैसे यहाँ पर भी लिखेंगे ब्रांच पीएल बोल के। ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ब्रांच पीएल ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब ब्रांच के ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये कौन डिनोट कर रहा है, हेड ऑफिस। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग होना चाहिए ब्रांच पीएल में। जैसे तुम लोग जीपी निकाल के नेट पीएल में ट्रांसफर करते हो ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे बाय ब्रांच स्टॉक। यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 19009। ठीक है, अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट देखो, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद कौन सा क्लोज होना चाहिए, ब्रांच स्टॉक के बाद ब्रांच कैश। तो ब्रांच कैश तो बनाया नहीं है हम लोगों ने। ठीक है, तो ये क्लोज, ब्रांच एडजस्टमेंट है नहीं। अब ब्रांच पीएल क्लोज होगा, तो ब्रांच पीएल क्लोज होगा। लेकिन हमारे पास ना अभी हम लोगों ने पूरा कंप्लीट नहीं किया है एक पॉइंट, जो कि यहाँ पर हम लोग का दिख रहा था। जब हम लोगों ने एक्सपेंसेस लिखा है तो वहां पर पेटी कैश का ट्रीटमेंट नहीं किया है, जिसको मैंने रफली बना रखा था, क्योंकि हमें मेन सोल्यूशन में बनाने का बात नहीं बोला था। तो ये अकाउंट हमें क्या बता रहा है, ये अकाउंट हमें ये बता रहा है कि ओपनिंग इतने कैश थे, क्लोजिंग में इतने हैं। तो बाकी कहाँ गया होगा, सोचो। पेटी कैश अकाउंट जो मेंटेन हो रहा है उसमें ओपनिंग में इतना बैलेंस था, क्लोजिंग में भी इतना ही बचा है, तो बाकी क्या हुआ होगा। पेटी कैश का सिस्टम बताते क्या होता है, एक पेटी कैशियर होता है। पेटी कैशियर मींस जूनियर कैशियर। सीनियर कैशियर जो होते हैं, सीनियर अकाउंटेंट, वो हमेशा जूनियर अकाउंटेंट को एक फिक्स्ड अमाउंट दे देते हैं, बोलते हैं इसी से आप अपना खर्चा पे करो। अपना मतलब पर्सनल नहीं, बिजनेस का। ठीक है,
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके का अकाउंटेंट रख सकता है, जूनियर सीनियर। तो जूनियर अकाउंटेंट क्या मेंटेन करता है, पेटी एक्सपेंसेस को, उसके लिए उसको एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया जाता है। ठीक है, अब कितने दिन के लिए दिया जाता है, 1 वीक हो सकता है, 15 डेज हो सकता है। तो मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में करो और उसका पूरा डिटेल्स मुझे दो, ठीक है। और जब फिर हम चेक करेंगे कि कितना पैसा बच रहा है, और अगेन 2000 दे दिया जाएगा। अब जैसे मान लो 2000 दिया, उसमें से उसने 1800 एक्सपेंसेस किया है, बाकी 200 उसके पास बैलेंस है जूनियर कैशियर के पास। तो सीनियर कैशियर क्या करेगा, सब डिटेल्स देख लेगा, बोलेगा अच्छा ठीक है, अभी आपको 2000 ही हम लोग हमेशा देंगे, तो अभी आपको हम 1800 दे देते हैं ताकि आपका बैलेंस 2000 हो जाए, और फिर से अपना खर्चा जो है इस तरीके से मेंटेन करो। मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट हमेशा रिम्बर्स किया जाता है। ठीक है, अगर 200 बचा है तो 1800 ही देंगे, क्योंकि रूल्स है 2000 देने का, अगर ऐसा होता है। ये एक एग्जांपल है। वैसे ही अगर ओपनिंग 200 है, क्लोजिंग 100 है, तो बाकी अमाउंट कहाँ गया हो। जैसे तुम लोगों के पास ही मानो 200 रुपए थे, अभी देख रहे हो 100 रुपए है, तो कहाँ चला गया बाकी 100 रुपए। अरे बोलो, बाकी कहाँ चला गया, गिर गया, बाकी कहाँ जाएगा ये बताओ। अगर तुम लोगों के पास 200 रुपए थे, ये क्या अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है ना, तो तुम लोगों ने एक्सपेंस किया होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंस हुआ होगा। नॉर्मल सा बात है। पेटी कैश क्या है, पेटी एक्सपेंसेस पे करने के लिए जो अकाउंट बनता है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एक्सपेंसेस का एंट्री क्या होता है, एक्सपेंसेस का एंट्री होता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, है ना। ब्रांच एक्सपेंस है तो बाई क्या लिखेंगे, ब्रांच एक्सपेंस। कितना हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा। 200 था, अभी 100 बचा है, तो 100 का एक्सपेंसेस हो गया होगा। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम लोग पेटी कैश। अच्छा, इसको ना अलग से लिखेंगे, क्योंकि ये हम लोग को देखो, ये जो है ये ब्रांच एक्सपेंसेस टू पेटी कैश ऐसे लिखना पड़ेगा। ये देखो, ब्रांच एक्सपेंसेस टू पेटी कैश, क्यों, क्योंकि ये खर्चा जो है ये हेड ऑफिस नहीं पे कर रहा है, कि हेड ऑफिस जो टू कैश लिखे उसमें लिख देंगे, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा, टू पेटी कैश आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कैश रिसिप्ट ये सब हो गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रांच एक्सपेंसेस को पीएल में क्लोज करना पड़ेगा। देखो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग को एंट्री लिख के दिखाया था, ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश, जब हेड ऑफिस पे कर रहा है, फिर उसे पीएल में ट्रांसफर करेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा, ब्रांच पीएल टू ब्रांच एक्सपेंसेस। ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा। तो ब्रांच पीएल बोल के यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसका मतलब जो क्लोज करके डेटा आएगा उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ब्रांच पीएल बोल के। ठीक है, अच्छा, अब इसमें और एक पॉइंट भी हमें देखना है। देखो, ब्रांच पीएल में ये जो अमाउंट है ना, ये देखो, जैसे डिस्काउंट अलाउड है, ये वाला ये मैंने 2700, ये शायद दूसरा कोई अमाउंट, ये क्या लिखा है मैंने, एक मिनट को 2700 क्या था, ये शायद दूसरे किसी पॉइंट का यहाँ पर आ गया। ये तो यहाँ 2700। चलो, तो ये देखो, ये जो डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड का डिस्काउंट अलाउड है, बैड डेप्ट है, रिटर्न है, ये सब भी तो पीएल में आना चाहिए ना। मतलब इसका क्रॉस पोस्टिंग कहाँ होना चाहिए, इसका क्रॉस पोस्टिंग हम लोग का पीएल में होना चाहिए, तो वो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसे क्लोज करते हैं पहले। ये वाला हो गया, इसे क्लोज करते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का 6200 प्लस 1200 प्लस 800 प्लस 100, तो 8300 ये पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, 8000। ठीक है, तो ये ब्रांच पीएल में लिखेंगे, क्या बोल के क्रॉस पोस्ट होगा, टू ब्रांच एक्सपेंसेस बोल के 8300 यहाँ पर लिख देते हैं, टू ब्रांच एक्सपेंस बोल के 8300। ठीक है, टू ब्रांच एक्सपेंसेस बोल के 8300 हम लोग यहाँ पर पोस्ट कर दिया। अच्छा, और पीएल में कुछ आइटम जाने वाला है, क्या आइटम जाएगा पीएल में, ये देखो, ये जितने भी डिस्काउंट अलाउड अलाउंस है, इसका क्लोजिंग कहाँ पर होगा, पीएल में होगा। देखो, एंट्री क्या किया हम लोगों ने, अलाउंस हुआ तो अलाउंस टू डेटर, सोचो हम लोगों ने क्या लिखा, अलाउंस टू ब्रांच डेटर। अब ये क्लोज कहाँ पर होगा, अगर पीएल बन रहा है तो पीएल में क्लोज होना चाहिए, तो ब्रांच पीएल टू क्या हो जाएगा, टू अलाउंस बोल के क्लोज हो जाएगा, ब्रांच पीएल टू अलाउंस।
अलायंस, तो हम लोग ब्रांच पीएल में क्या लिखेंगे, 2 अलायंस बोल के लिखेंगे। यहाँ पर 2 अलायंस 2 डिस्काउंट इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 अलायंस, जैसे पीएल में लिखते हैं 2 डिस्काउंट अलाउड, थोड़ा सा जगह कम हो गया, 2 बैड डेट, अमाउंट लिख लेते हैं। अलायंस में कितना है, अलायंस में है, कहाँ चला गया, अलायंस है 200 डिस्काउंट 1400, अलायंस है 200 डिस्काउंट है 1400 और बैड डेट है 600। ठीक है, बैड डेट है 600। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 आइटम इधर पीएल में और यहाँ पर बाकी 3 आइटम यहाँ डायरेक्ट आ जाए। अब हम लोग इसको ऐड करके देखेंगे कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो 8300 प्लस 200 प्लस 1400 प्लस 600, ठीक है 10,500। अब ये 10,500 को यहाँ से लिस्ट कर देंगे, जैसे हम लोग जीपी में करते हैं ना 19,900, जैसे हम लोग पीएल अकाउंट में करते हैं, जीपी से ये सारे खर्चे लिस्ट कर देंगे तो हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा 9,400। टू नेट प्रॉफिट ऐसे लिखो, ये मेरा जगह थोड़ा सा कम है, मैं यहाँ पर हटा के लिखता है 9,400। ठीक है, ये टोटल आ जाएगा 19,009। ठीक है, टोटल आ जाएगा 19,009। देखिए इस तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टॉक अकाउंट क्लोज होगा, स्टॉक अकाउंट क्लोज हो गया, यहाँ पर डेटर भी आराम से क्लोज हो गया था। अब डेटर ये देखो ये सब जो है ये पीएल में आता है ना, हम लोग जब बैड डे ये सब पीएल में चार्ज करते हैं तो ये क्लोज एंट्री, तो अलायंस डिस्काउंट बैड डे ये सब पीएल में आ जाएगा, क्लोज कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो था ये क्लोज कहाँ पर होगा, ब्रांच पीएल में होगा। ये थोड़ा सा हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ये कहीं पर बोलेगा नहीं, हमें समझना है कि कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस क्लोज होता है। तो यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस लिखे गए थे उसको हम लोगों ने ब्रांच पीएल में क्लोज किया, फिर उसको ब्रांच पीएल में ट्रांसफर कर दिया। ये सब जो लॉसेस थे जैसे कि अलाउंस डिस्काउंट अलाउड बैड डेट, ये सब हम लोग पीएल में चार्ज करेंगे। पीएल में चार्ज किया, टोटल किया तो हम लोग का नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है कि कितना नेट प्रॉफिट। तो ये सबसे पहले डेटा क्लोज किया, स्टॉक क्लोज किया, फिर उसके बाद ब्रांच पीएल क्लोज कर लिया, बस और तो कुछ अकाउंट बोला नहीं है। और ये देखो पेटी कैश भी हमारे काम आया, पेटी कैश को भी हमें कर लेना चाहिए था, अगर नहीं करते तो यहाँ ये अमाउंट नहीं लिखते तो ये 100 रुपीज से गलत आंसर। ठीक है, ठीक है चलो, तो ये हम लोग का कॉस्ट वाला हुआ। अगर कुछ पूछना है तो पूछो, अगर कोई डाउट है किसी भी पॉइंट पे तो पूछ सकते हो। इसके बाद ना हम लोग एक इनवॉइस वाला करेंगे। ठीक है चलो, इनवॉइस वाला एक करके देखते हैं। इलास्ट्रेशन 3 देखो इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि हैरिसन ऑफ चेन्नई हैज ए ब्रांच एट न्यू दिल्ली। चेन्नई में हेड ऑफिस है, न्यू दिल्ली में ब्रांच है, टू विच गुड्स आर सेंट एट 20% अबव कॉस्ट। ये पॉइंट हमें बताता है कि ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का है। The branch makes both cash and credit sale. Branch expenses are made partly from head office and partly by the branch. ये point to be noted है कि branch का expenses कुछ अमाउंट ब्रांच खुद पे करता है, कुछ हेड ऑफिस पे करता है। द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच एवरी मंथ इज सेंट टू द हेड ऑफिस फॉर रिकॉर्डिंग। बोल रहा है कि एक्सपेंसेस का एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है कौन, ब्रांच, और एवरी मंथ वो सेंड कर देता है हेड ऑफिस को, ताकि हेड ऑफिस वो देख के रिकॉर्ड करे। जैसे जर्नल कैसे रिकॉर्ड करते हो, बिल देख के, इनवॉइस देख के, कैश मेमो देख के, वैसे ही हेड ऑफिस के पास भी तो कुछ डेटा होगा तभी तो वो रिकॉर्ड करता है। फिर यहाँ पर देखो डिटेल्स दिया है, फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर गिवन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट, goods received by branch till 31st December 2001 at invoice price। अब ये देखो एट कॉस्ट है, हमें इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा इनवॉइस प्राइस पे। क्यों, क्योंकि गुड्स जो भेजा जाता है ब्रांच को वो तो इनवॉइस प्राइस पे भेजा जाता है। कहाँ बोला था, अभी इसके पहले वाले पैरा में बोला गया था। रिसीप्ट जो हुआ है ब्रांच के पास अभी तक वो इनवॉइस प्राइस पे ही दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर इसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्रेडिट सेल इनवॉइस प्राइस पे इतना हुआ है, कैश सेल इनवॉइस प्राइस पे इतना किया गया है। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, कैश जो है हेड ऑफिस को रेमिट कर दिया है, किसने, ब्रांच ने, इतना इतना अमाउंट। एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने जो पे किया है इतना। अब सिर्फ हेड ऑफिस नहीं पे करता है, ब्रांच भी पे करता है, बट उसका डिटेल्स नहीं दिया। इसका मतलब वो हमारा बैलेंसिंग फिगर करके आएगा कहीं ना कहीं,
कोई ना कोई अकाउंट में जरूर आएगा। तो देखते हैं कहाँ पर आएगा। वैसे ब्रांच कैश में आना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रांच अपना खर्चा खुद पे कर रहा है तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश। तो इसका मतलब ब्रांच एक्सपेंसेस और ब्रांच कैश में उसका बैलेंस आना चाहिए। बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ बोला है, बैड डेब्ट किसका होगा, ब्रांच का। बैलेंस दिया है ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग का स्टॉक देखो ये कॉस्ट में है, इसे हमें इनवॉइस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनवॉइस वाला क्वेश्चन है। हेड ऑफिस ब्रांच को इनवॉइस में स्टॉक भेजता है, ये इनवॉइस प्राइस है, ये डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग है। इसके बाद दिया हुआ है कैश, कैश इन हैंड। और बोल रहे सो नेसेसरी लेजर, हमें बोला है नेसेसरी लेजर, लेजर का नाम नहीं दिया है। कैसे समझ में आएगा कि ये स्टॉक एंड डेटर मेथड ही है, पढ़ के देखते हैं। So necessary ledger accounts in the books of the head office and determine the profit and loss of branch for the year ended 31st December 2000। पहला बात है ये जो यहाँ पर पॉइंट बोल रहा है ना, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, सो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, यही हमें बता रहा है कि ये डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है, पहला। ठीक है। सेकेंड पॉइंट कि कौन सा मेथड यूज होगा, बोला है नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, मतलब मोर देन वन लेजर मेंटेन करना है। अब अगर तुम लोग देखोगे, मैंने लास्ट दिन दोनों मेथड के बारे में लिखवाया था, जहां पर मैंने बोला था कि डेटर मेथड में, ये देखो डेटर मेथड जो होता है उसमें हम लोग क्या मेंटेन करते हैं, सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसका नाम होता है ब्रांच अकाउंट, एक ही लेजर मेंटेन होता है। लेकिन जो स्टॉक एंड डेटर मेथड है उसमें 7 लेजर्स नॉर्मली मेंटेन होता है, 7 लेजर्स मेंटेन होता है। तो इसीलिए अगर बोल रहा है कि सो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, इसका मतलब हम लोग को डिपेंडेंट ब्रांच का स्टॉक एंड डेटर मेथड करने के लिए बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बोलेगा, हमें पढ़ के समझना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग इलास्ट्रेशन फ्री एक कर सकते हैं, और देखो कौन कौन सा लेजर हम लोग बनाएंगे। टोटल 7 लेजर्स होता है, जिसमें से जो नेसेसरी है वो तो बनना ही चाहिए, जैसे कि ब्रांच स्टॉक इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। पहला जो लेजर बनेगा उसका नाम दे देते हैं ब्रांच स्टॉक, ये तो बनना ही चाहिए। ठीक है। तब ब्रांच स्टॉक बनेगा, और क्या बन जाएगा, ब्रांच स्टॉक के बाद ब्रांच डेटर बनाते हैं, क्योंकि क्रेडिट सेल तो बोला ये 7 लेजर्स जो है याद रखना है हम लोग को कौन कौन सा होता है। ब्रांच डेटर होता है, कैश होता है, ब्रांच कैश बना लेते हैं इसके बाद। और ब्रांच पीएल, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच पीएल, और एक ब्रांच एडजस्टमेंट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनवॉइस का क्वेश्चन है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट मस्ट है, बनना ही चाहिए, ब्रांच एडजस्टमेंट। और गुड्स सेल टू ब्रांच, ये एक बना देते हैं, गुड्स सेल टू ब्रांच। देखते हैं, 7 लेजर्स मैंने लिख लिया कि 1 2 3 4 5 6, एक एक शायद नहीं लिखा, कौन सा ब्रांच एक्सपेंसेस शायद नहीं लिखा। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके बिना भी हम लोग कर सकते हैं। ये देखो ब्रांच एक्सपेंसेस के बिना कैसे कर सकते हैं, एक्सपेंसेस को यहाँ लिख के पीएल में ट्रांसफर किया है। तो अगर हम लोग ये एक्सपेंस अकाउंट नहीं बना, में तो बोला ही था पक्का बनाना ही है। अगर हम लोग नहीं बनाते तो क्या करते, सारे एक्सपेंसेस को ऐड करके डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसफर कर देते ब्रांच एक्सपेंसेस को। अगर हम लोग एक्सपेंस अकाउंट नहीं बनाते, सपोज कि हम लोग एक्सपेंस अकाउंट नहीं बना रहे, तो ये सब कहाँ लिखते, ये सब डायरेक्टली हम लोग ब्रांच पीएल में लिखते, टू सैलरी वेजेस, टू रेंट एंड रेट्स, इस तरीके से लिख सकते थे। ठीक है। तो मैंने ब्रांच का एक्सपेंस अकाउंट हटा दिया है, नहीं लिखा है। चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो, लिखने से डबल एंट्री करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है। हम लोग को कुछ फिक्स तो बोला नहीं क्या क्या लेजर बनाना है, बोला नेसेसरी लेजर बनाने के लिए तो हम लोगों ने ये सारे बना लिए, ताकि एक हमारा एंट्री कम करना पड़े, नहीं तो फिर ब्रांच एक्सपेंसेस का एंट्री करना पड़ेगा, फिर वहां से पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और अगर चाहो तो बना भी सकते। तो यहाँ पर देखो, पहले देखते हैं क्या क्या है। डेबिट क्रेडिट अमाउंट, ओपनिंग क्लोजिंग, ये रहा स्टॉक का। स्टॉक का देखो
25,000 ओपनिंग, 28,000 क्लोजिंग। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 ओपनिंग स्टॉक। अब ये क्योंकि हम लोग का इनवॉइस प्राइस पे नहीं है तो हमें इसे इनवॉइस प्राइस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 25,000 पे 20% लगाना पड़ेगा, कॉस्ट पे 20% लगना चाहिए। ठीक है, हम लोग चेक करते कितना हो जाएगा। 25,000 प्लस 25,000 इंटू 20%। 5,000 मतलब 30,000। ओपनिंग स्टॉक का इनवॉइस वैल्यू 30,000। क्लोजिंग स्टॉक ये इनवॉइस में ही है, तो ठीक है क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक बता दिया है 28,000, ये ठीक है इनवॉइस प्राइस में। अच्छा, इसके बाद डेटर 32,750 और 26,000। 32,750 और यहाँ पर 26,000। डेटर का कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये तो सेल वैल्यू पे ही रिकॉर्डेड है। ठीक है, कैश इन हैंड 5,000 और 2,500। 5,000 और 2,500। तो ये देखो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा लिख लिया है। ठीक है, अब जो बाकी है ऊपर का ट्रांजैक्शन से हमें पोस्ट करना है और कुछ नहीं। और नीचे तो बस बताया था क्या करना है। अच्छा, अब देखो सबसे पहले बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट, लेकिन हमें पता है ये कॉस्ट पे तो नहीं जाता है, इनवॉइस वैल्यू पे जाता है। यहाँ हमें कॉस्ट बता दिया है तो एंट्री क्या होना चाहिए। तो हम तुम लोग को यहाँ पर दिखाते हैं हम लोग कैसे लिखे थे जब हम लोगों का इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन था। तो एंट्री ऐसे हो रहा था, ये देखो ब्रांच स्टॉक ब्रांच एडजस्टमेंट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, हम एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं कि क्यों ऐसा हुआ था ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पर हम लिख के दिखाते हैं। पहला बात है कि इस कॉस्ट को हमें इनवॉइस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 2 लाख प्लस 2 लाख इंटू 25%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 2 लाख पे 25%। चेक करते 50,000 होगा। लाख इंटू 25%। हाँ 50,000, तो 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 हो रहा है जिसमें से हम लोगों का 2 लाख जो है वो कॉस्ट प्राइस है। एक बार देखते हैं 25% ही था ना। ओ 20%, सॉरी 20%। मैंने ये वाला तो सही लिखा ना 20%, एक बार चेक करो। या 25 लिखा, 20 लिखा है। अच्छा ठीक है, यहाँ गलत कैलकुलेशन है। ठीक है, तो देखो 20% होना चाहिए, ये मैंने 25 कर 20% कर दिया। 20% करने से ये हो जाएगा 2,40,000 है ना। इसका वैल्यू हो गया 2,40,000। अब ये हो क्या रहा है, देखो यहाँ है हेड ऑफिस का ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग है। हम फिर से एक बार समझा रहे हैं जो लास्ट दिन बोला था। यहाँ पर है ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट। जब स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है तो हेड ऑफिस का जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट होगा और ब्रांच का जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो डेबिट होगा क्योंकि यहाँ व्हाट कम्स इन डेबिट। ठीक है, तो एंट्री क्या हुआ, ब्रांच ट्रेडिंग टू ट्रेडिंग टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग। ठीक है, ब्रांच ट्रेडिंग टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग। लेकिन ब्रांच ट्रेडिंग को क्या बोलेंगे, ब्रांच स्टॉक बोलेंगे, और हेड ऑफिस ट्रेडिंग को क्या बोलेंगे, गुड सेंड टू ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग का क्या एंट्री निकल के आ रहा है, ब्रांच स्टॉक टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये होना चाहिए। अब हेड ऑफिस के यहाँ से कितने का स्टॉक क्रेडिट हो रहा है, हेड ऑफिस के यहाँ से तो 2 लाख का स्टॉक ही क्रेडिट हो रहा है तो वो तो अपना 2 लाख का ही एंट्री करेगा। लेकिन ब्रांच रिसीव कर रहा है कितने में, 2,40,000 में, तो ब्रांच बोलेगा मेरे बुक्स में तो 2,40,000 ही दिखाओ। हेड ऑफिस जब दोनों का बुक्स मेंटेन कर रहा है, हेड ऑफिस बोलेगा मेरे यहाँ से 2 लाख का स्टॉक ट्रांसफर होता है तो हम तो अमाउंट 2 लाख ही दिखाएंगे। लेकिन हेड ऑफिस तो उसे 2,40,000 में ले रहा है तो मुझे उसे 2,40,000 दिखाना
चाहिए, ठीक है। तो 40,000 क्या है, लोडिंग अनरियलाइज प्रॉफिट। तो अनरियलाइज प्रॉफिट को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, टू पीएल बोल के रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये कोई सेल नहीं है कि इसको रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि प्रूडेंस नेचर हमें इसे रिकॉर्ड करने से मना करता है। लास्ट दिन का मैं याद करो, मैंने यही बोला था लास्ट पॉइंट, और क्लास हम लोग का कंप्लीट किया था। तो प्रूडेंस नेचर की वजह से इसे हम लोग पीएल बोल के रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके लिए जो नाम यूज किया जाता है दैट इज ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट। तो ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के कितना लिखना पड़ेगा, 40,000, ठीक है। तो देखो भाई एंट्री बन गया हम लोग का, ऐसे ही मैंने सिखाया था लास्ट दिन, ये देखो एंट्री बन गया, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच यहाँ पर टू ब्रांच एडजस्टमेंट और टू गुड सेल टू ब्रांच, बस इसी का हमें पोस्टिंग कर देना है। अब पोस्टिंग देखो मैंने सारा डेटा लिख दिया है, लेजर हम लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया, तुम लोग चाहो तो अपने कॉपी में लेजर लिख लो। अब हम सॉरी जर्नल लिख लो, हम लोग लेजर पोस्ट कर लेंगे। लेजर पोस्ट कैसे होगा, ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच एडजस्टमेंट और ब्रांच स्टॉक टू गुड सेल टू ब्रांच। तो ब्रांच स्टॉक में लिखेंगे सबसे पहले, ब्रांच स्टॉक में क्या लिखेंगे, ये देखो लेजर यहाँ दिख रहा है, सॉरी जर्नल यहाँ दिख रहा है, ब्रांच स्टॉक टू गुड सेल टू ब्रांच। तो यहाँ पर लिखते हैं टू गुड्स सेल टू ब्रांच। कितना लिखना पड़ेगा बता सकते हो, 2,40,000, 2,00,000 और 40,000 है। तो ब्रांच स्टॉक टू गुड सेल टू ब्रांच और ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच एडजस्टमेंट। तो मुझे एक चीज बताओ कि कितना अमाउंट लिखे, कितना कितना अमाउंट लिखे बताओ। एंट्री तो पोस्ट कर दिया, अमाउंट कितना कितना लिखे, डेटा में लिखा है। हाँ बोलो, अरे बोलो, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। एंट्री डेटा में लिखेंगे। ओ अच्छा, डेटर में लिख रहा है, सही बात है, गलत हो जा रहा है, एक मिनट मैंने देखा नहीं डेटर, हाँ यहाँ पर लिखिए, अच्छा ये ऊपर, सॉरी, हाँ टू गुड सेल टू ब्रांच, बोलो कितना वैल्यू लिखे, और टू ब्रांच एडजस्ट कितना कितना लिखना पड़ेगा, कंबाइंड एंट्री है ना, पोस्ट कर दिया, बोलो कितना लिखे। अब ठीक है, 2,00,000 और यहाँ कितना लिखेंगे बोलो, 40,000, ठीक है। ये कभी कभी पोस्ट करने में दिक्कत आता है, तो ये जब देखो कंबाइंड वैल्यू कहीं पर भी पोस्ट नहीं होता है, ठीक है, हमेशा इंडिविजुअल वाला वैल्यू ही पोस्ट होता है। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, ठीक है, हम लोग के पास गुड सेल टू ब्रांच अकाउंट भी है और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी है। तो गुड सेल टू ब्रांच में जाते हैं, इसमें गुड सेल टू ब्रांच, इसमें लिखेंगे बाय ब्रांच स्टॉक, बाय ब्रांच स्टॉक कितना लिखना पड़ेगा, 2,00,000, बाय ब्रांच स्टॉक लिखना पड़ेगा 2,00,000। और यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट में हम लोग लिखेंगे ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच एडजस्टमेंट बाय ब्रांच स्टॉक, 40,000, ठीक है। ये कौन सा वाला है, गुड्स सेल्ड, अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते, ठीक है, ये पूरे। अच्छा ये ब्रांच स्टॉक ये लिख देते हैं टोटल गुड्स सेल्ड, ये चाहो तो समझने के लिए लिख सकते हो, ठीक है, एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, अभी अपने समझने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखो, हम लोगों ने ब्रांच हेड ऑफिस ने क्या किया है, टोटल 2,40,000 का स्टॉक भेजा है विद इनवॉइस प्राइस, कंपेयर कर रहे हैं इनवॉइस प्राइस के साथ, लेकिन 31 दिसंबर तक 2,20,000 का ही स्टॉक जो है रिसीव हुआ है ब्रांच को। ये क्लोजिंग डेट है, लेकिन क्लोजिंग डेट पे ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं बता रहा है, क्लोजिंग डेट पे ये बताया जा रहा है कि अभी तक टिल 31 दिसंबर ब्रांच रिसीव ओनली 2,20,000 स्टॉक। तो बाकी कितना ब्रांच को अभी भी रिसीवेबल है, 2,40,000 का स्टॉक सेंड किया गया था, ओनली 2,20,000 रिसीव्ड बाय ब्रांच, तो कितना अभी तक रिसीव नहीं हुआ, 20,000। तो ये क्या हो गया होगा, क्यों रिसीव नहीं हुआ है, क्या मान सकते हैं इसे, क्या एजम्पशन लेना चाहिए कि सेंड किया गया था 2,40,000 बट अभी 2,20,000 का ही स्टॉक आ पहुंचा है, तो बाकी जो 20,000 नहीं आया उसको क्या माना जाएगा,
क्या लगता है, क्या एजम्पशन होना चाहिए? एजम्पशन ही होगा, लेकिन बोलो क्या सही लगता है, क्या लग रहा है, बोलो क्यों, क्यों ऐसा हुआ कि स्टॉक पूरा नहीं पहुंचा? तो बाकी स्टॉक कहाँ गायब? जिन्होंने कभी कंसाइनमेंट किया उनको तो बोलना चाहिए कोई। कंसाइनमेंट बाकी स्टॉक आ रहा है, हाँ बोलो। बाकी स्टॉक ऑन द वे है डोली। स्टील इन ट्रांजिट है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाकी जो नहीं आके पहुंचा उसको हम लोग मान लेंगे कि स्टील इन ट्रांजिट है, ठीक है। स्टील इन ट्रांजिट है, अभी तक ट्रांजिट में ही है। जैसे मान लो तुम लोगों ने कुछ ऑनलाइन में ऑर्डर किया है तो फिर ट्रैक करते हो ना कि डिस्पैच हो गया, अब ये डिलीवरी होने वाला है। तो मान लो तुम लोगों ने कुछ 3-4 सामान ऑर्डर किया था जिसमें से एक आया बाकी नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, वो अभी तक जो है रास्ते में ही है, दैट इज स्टील इन ट्रांजिट। तो 40,000 का स्टील इन ट्रांजिट है। अब क्या होगा, प्रॉब्लम क्या है, हेड ऑफिस ने तो एंट्री कर दिया पूरे स्टॉक का, लेकिन ब्रांच क्या बोल रहा है, देखो ब्रांच बोलेगा मेरे पास तो 2,40,000 का स्टॉक नहीं आया, 2,20,000 का ही आया है, तो हम ये नहीं मानेंगे कि 20,000 मेरे पास है। अब हेड ऑफिस बोल रहा है मैंने तो पूरा ही भेज दिया, तो माने कि मेरे पास 20,000 है, मतलब ये 20,000 रास्ते में है, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? ब्रांच बोलेगा हम उसे 20,000 नहीं दिखाएंगे क्योंकि मेरे पास 2,20,000 आया, हम 2,40,000 नहीं दिखाएंगे। हेड ऑफिस बोलेगा मैंने तो 2,40,000 का एंट्री कर दिया है, अब क्या होगा? तो क्योंकि ब्रांच और हेड ऑफिस में बड़ा हेड ऑफिस, ठीक है, जैसे अगर दो भाई बहन में झगड़ा होता है तो जो बड़ा होता है उसी को बोला जाता है ना भाई तुम बड़े हो तुम समझ लो, ठीक है। तो फिर छोटे को थोड़ा सा क्या किया जाता है, उसे उसको नहीं समझा सकते तो बड़े को समझाया जाता है, उसका मैच्योरिटी ज्यादा होता है। वैसे ही हेड ऑफिस क्या बोलेगा, ठीक है झगड़ा खत्म करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि मैंने तुमको 2,20,000 का ही सामान भेजा है, तो अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ तुम लोगों ने 2,40,000 दिखा दिया है। अब हेड ऑफिस जो है उसको क्या प्रॉब्लम है, वो तो बोल रहा है मैंने ब्रांच में इतना दिखा दिया, लेकिन ब्रांच मानने को रेडी नहीं है कि उसके पास 2,40,000, क्योंकि फिजिकली उसके पास 2,40,000 का स्टॉक नहीं आया है 31 दिसंबर तक। तो फिर हेड ऑफिस बोलेगा ठीक है हम ये मान लेते हैं कि मैंने 2,40,000 का स्टॉक नहीं भेजा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ 2,00,000 जो है 2,20,000 का ही भेजा है, तो बाकी 20,000 का हम कर देंगे रिटर्न की तरह, रिवर्स रिटर्न की तरह दिखा देंगे। मतलब हम ये दिखा देंगे कि यहाँ पर मैंने 2,40,000 दिखाया स्टॉक ट्रांसफर, लेकिन तुम ये नहीं मान रहे हो ब्रांच की तुम्हारे पास 2,40,000 का स्टॉक गया है, तो तुम मान रहे हो कि तुम्हारे पास 2,20,000 का स्टॉक गया है, ठीक है। तो हम यहाँ 20,000 का जो है कैंसिल करके दिखा देते हैं, ठीक है। नहीं तो कुछ किसी एक को तो मानना पड़ेगा, नहीं तो झगड़ा तो चलता ही जाएगा, क्योंकि वो तो स्टील इन ट्रांजिट है। तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए, तो 20,000 का हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, 20,000 का ब्रांच हेड ऑफिस क्या कर रहा है, रिटर्न एंट्री जनरेट कर रहा है, मतलब कैंसिलेशन एंट्री 20,000 के लिए। तो कैंसिलेशन एंट्री क्या होगा, इसका रिवर्स होगा। तो अब क्या होगा, ब्रांच स्टॉक को डेबिट किए थे, ब्रांच स्टॉक को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे, उनके स्टॉक को कम करके दिखाएंगे, कितने से कम करके दिखाएंगे, 20,000 से। डेबिट किसको करेंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच को डेबिट करेंगे, और साथ ही साथ ब्रांच एडजस्टमेंट को भी डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रांच एडजस्टमेंट को भी तो डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिवर्स एंट्री डाल रहे हैं सोचो, तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा, हेड ऑफिस बोलेगा कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो है उसको मुझे कम करना है 20,000 से, ये इनवॉइस प्राइस पे है, ठीक है। लेकिन हेड ऑफिस जब कैंसिल कर रहा है वो तो अपना दोनों प्राइस को इस तरीके से दिखाता है ना, ये कॉस्ट और ये लोडिंग दोनों मिला के वो इनवॉइस दिखाता है। तो जब रिटर्न भी करेगा तब भी वैसे ही दिखाएगा, कॉस्ट और लोडिंग। मतलब ये रिटर्न एंट्री एक्चुअली रिटर्न के पर्पस के लिए नहीं है, जो स्टील इन ट्रांजिट की वजह से जो डिस्प्यूट हो रहा था उसको सही करने के लिए है। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट, ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक हो जाएगा। अब इसमें कितना लोडिंग लगा हुआ है कैसे निकालेंगे, ये इनवॉइस प्राइस पे है, ठीक है। तो 20,000 का जो है ये इनवॉइस प्राइस है, 120 से इक्विवेलेंट है, क्योंकि देखो इनवॉइस प्राइस कितना माना गया है, 20% एबव कॉस्ट। बात समझो, इस ये क्या है, इनवॉइस प्राइस है। हम लोग का इनवॉइस प्राइस क्या है, कॉस्ट अगर 100 है, प्रॉफिट अगर 20 है, तो इनवॉइस प्राइस बन रहा है 120। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 120। हमें 100 और 20 का वैल्यूएशन चाहिए, तो इंटू 20 करेंगे तो 20 का वैल्यूएशन आ जाएगा, और इंटू 100 करेंगे
तो कॉस्ट का वैल्यूएशन आ जाएगा। हम लिखवा देंगे, एक बार हम समझा रहे हैं, देखो कैसे होगा। 20,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, तो ये वैल्यू निकल के आ रहा है हम लोग का 3333। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ रहा है 3333। और यहाँ पर 20,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, तो ये भी कुछ पॉइंट में निकल के आ गया 16,666। ठीक है, अब ये कैलकुलेटर यहाँ से हटाते हैं। अब समझो, अब हम लोग एंट्री का पोस्ट करते हैं, तो पोस्टिंग करेंगे और वहां पर ही लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक में बाई गुड सेल टू ब्रांच, बाई गुड सेल टू ब्रांच। ठीक है, और इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुआ हम दिखा देते हैं यहाँ पर। 20,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, क्योंकि ये कॉस्ट वैल्यू को डिफाइन करेगा, यानी 16,667 कर देते हैं। ठीक है, इसको और बाई ब्रांच एडजस्टमेंट, ये वैल्यू कितना लिखेंगे 20,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू कितना हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, तो यहाँ पर लोडिंग आ जाता है हम लोग का 3,333। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो जस्ट उसका रिवर्स एंट्री करना है, नहीं तो डिस्प्यूट तो रह जाएगा। मतलब अकाउंट को कैसे मेंटेन करें, यहाँ दिखा रहे 2,40,000 और ब्रांच जो है वो बोल रहा है कि मेरे पास आया नहीं है क्योंकि स्टील इन ट्रांजिट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना ब्रांच के पास है उतने का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जो स्टील इन ट्रांजिट है उतना हम लोग स्टॉक एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एलिमिनेट कर दिया। दोनों का टोटल करने से देखो 20,000 ही आएगा, दोनों का टोटल करने से 20,000 आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को लिखना कैसे है, क्योंकि हेड ऑफिस को तो पता है ना कि लोडिंग लगा हुआ है, तो वो लोडिंग लिख के एडजस्ट करेगा। अब ये वाला हम लोग क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, टू ब्रांच स्टॉक लेके यहाँ पर आ जाएगा बाई ब्रांच, टू ब्रांच स्टॉक लेके आएगा, टू ब्रांच स्टॉक। ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक गुड्स इन ट्रांजिट, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। गुड्स इन ट्रांजिट के लिए 3333। ठीक है, और इधर भी लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक, ये भी गुड्स इन ट्रांजिट का है, गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, 16,667। तो अभी तक हम लोगों ने जस्ट ये दो एंट्री किया। अब ठीक लगेगा, अब आसान है। इसके बाद ये दो पॉइंट मेनली समझने वाला था, अगर इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कैसे करके हम लोग पोस्ट करेंगे और अगर स्टील इन ट्रांजिट है तो कैसे होगा। तो देखो हम एक बार फिर से बता देते, सिंपल हम लोगों ने क्या किया, जब गुड्स भेजे गए तो वो कॉस्ट में था, तो हम लोगों ने उसे क्या किया, इनवॉइस में किया, क्योंकि क्वेश्चन इनवॉइस वाला था। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच होता है, यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट भी आ गया और रिटर्न दिखाना पड़ा, मतलब एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, रिटर्न जैसे एंट्री होता है वैसे ही कैंसिलेशन एंट्री दिखाया और हमेशा इस पे क्रॉस पोस्टिंग आ गया, क्योंकि ये अकाउंट भी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। बन गया। अब इसके बाद क्रेडिट सेल हुआ है, क्रेडिट सेल होने से एंट्री क्या होगा, आप देखो धीरे धीरे हम लिख नहीं रहे, जस्ट मुंह से बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर क्रेडिट सेल होने से एंट्री होगा, ब्रांच डेटर बढ़ेगा, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट, और ब्रांच का स्टॉक कम होगा तो टू ब्रांच स्टॉक। ठीक है, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रांच डेटर। अब हम लोग सिर्फ बोल के ही करेंगे क्योंकि बार बार लिखना पॉसिबल है नहीं। ठीक है, ब्रांच डेटर, ब्रांच डेटर हो जाएगा हम लोग का क्रेडिट सेल 1,65,000। अब जैसे ही ये लिखा, डेटर ढूंढ के उस पर क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, डेटर ढूंढ के इसमें क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे टू ब्रांच स्टॉक क्रेडिट से। अब थोड़ा थोड़ा रिमेम्बर हो जाना चाहिए। सिमिलर टाइप भी होता है, जैसे डेटर टू सेल करते हैं, जब भी क्रेडिट सेल होता है तो डेटर की जगह ब्रांच डेटर और सेल की जगह टू ब्रांच स्टॉक। ठीक है, अब देखो कैश सेल, कैश सेल होने से क्या एंट्री होगा, कैश सेल होने से कैश कम सील होगा, तो कैश टू सेल होता है, उसकी जगह क्या हो जाएगा, ब्रांच में कैश आ रहा है तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट और ब्रांच स्टॉक कम हो जाएगा, तो बाई ब्रांच कैश लिखेंगे, बाई ब्रांच कैश लिखेंगे। ठीक है, बाई ब्रांच कैश 59,000, हाँ 59,000। अब ब्रांच कैश का अगर लेजर है उस पर क्रॉस पोस्टिंग करेंगे टू ब्रांच स्टॉक, ब्रांच कैश
मैंने ब्रांच कैश बनाया नहीं है। हाँ बनाया है, नीचे। ब्रांच कैश में लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक, ये क्या हो जाएगा कैश से 59। ठीक है, यहां तक हो ही गया लगभग। अब बस ये कुछ पॉइंट बाकी है। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को कैश सेंड कर रहा है, कौन कर रहा है, ब्रांच कर रहा है, तो क्या एंट्री होगा, ब्रांच कैश कम हो जाएगा। सोच के देखो, ब्रांच कैश का जो लेजर है वो कम हो जाएगा, तो ब्रांच कैश क्रेडिट होगा। ये देखो इसमें क्या होगा, टू ब्रांच कैश होगा, क्योंकि ब्रांच कैश कम होता है। और कौन रिसीव कर रहा है, हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस अपने कैश को, कैश अकाउंट को कैश अकाउंट बोलता है। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश 2,25,000। तो ब्रांच कैश में लिखेंगे बाई कैश अकाउंट रेमिटेंस या रेमिटेड, जो लिखो 2,22,500। और ये कैश अकाउंट हमें कहीं नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज ये कौन सा कैश अकाउंट है, ये हेड ऑफिस का है। जो हम लोग नॉर्मली हेड ऑफिस कैश लिखते हैं, लेकिन मैंने बताया था ना हेड ऑफिस कैश नहीं, उसे कैश बोल के लिखो। ये देखो जहां भी हेड ऑफिस कैश अकाउंट रहेगा उसे कैश बोल के हमें लिखना है। ये देखो कहाँ दिखाया था, यहाँ दिख जाए, ये देखो कैश बोल के लिखो। ठीक है, ये देखो कैश बोल के हो गया। अच्छा, कैश रेमिटेंस हो गया। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने एक्सपेंस पे किया है, तो हेड ऑफिस का कैश क्रेडिट होगा, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश हेड ऑफिस का हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ना ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट तो बनाया नहीं है, तो ये हम लोग पीएल में चार्ज कर सकते हैं। ये देखो इसका एंट्री क्या होगा, ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश, हेड ऑफिस पे कर रहा है कितना, 12,000। अब ये पीएल में चार्ज होगा, हर एक्सपेंस पीएल में क्लोज होता है, तो क्या एंट्री हो जाएगा, ब्रांच पीएल डेबिट टू ब्रांच कैश। ठीक है, अब हम लोग सॉरी टू ब्रांच एक्सपेंसेस, अब हम लोग ये एंट्री पोस्ट कर सकते थे अगर हम ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाते, क्योंकि मैंने ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट नहीं बनाया, तो पीएल तो बनाया है, तो पीएल में लिख देंगे टू ब्रांच एक्सपेंसेस बोल के 12,000, पीएल में लिख देंगे टू ब्रांच एक्सपेंसेस बोल के 12,000, तो ब्रांच एक्सपेंसेस बोल के 12,000 यहाँ पर, टू ब्रांच एक्सपेंसेस 12,000। ठीक है, अगर हम लोग ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाते हैं तो दोनों एंट्री ही हम लोग पोस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग चाहो तो बना भी सकते हो। अच्छा, इसके बाद बैड डेट राइट ऑफ, 750 का बैड डेट राइट ऑफ हुआ है, तो बैड डेट राइट ऑफ होने से डेटर इंपैक्ट होगा, तो डेटर में क्या होगा, डेटर क्रेडिट हो जाएगा, डेटर क्रेडिट हो जाएगा, टू ब्रांच डेटर हो जाएगा। और बैड डेट बोलने से एंट्री हो जाएगा हम लोग का बैड डेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बाई बैड डेट। ये एक्चुअली ना ब्रांच पीएल बोल के भी लिख सकते हो, देखो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ये देखो बाई ब्रांच पीएल और यहाँ पर लिख दो बैड डेट, ये भी चलेगा। और अगर डायरेक्ट बैड डेट लिखते हो तो भी ठीक है, लेकिन वो पीएल में तो जाएगा ही ना ट्रांसफर होके। तो अगर तुम लोग इसको ब्रांच पीएल बोल के लिखोगे तो तुम लोगों को करने में आसानी रहेगा। देखो हम ये बता रहे हैं कि ब्रांच पीएल बोल के लिख सकते हो या डायरेक्ट बैड डेट बोल के लिख सकते हो, लेकिन इतना हमेशा याद रखना है कि ये हम लोग को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर याद नहीं रहता है तो ब्रांच पीएल बोल के लिख के उसमें बैड डेट लिखो, या फिर डायरेक्ट बैड डेट लिखो, लेकिन ट्रांसफर यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्योंकि मैंने बाई ब्रांच यहाँ पर लिखा है ना, ये देख मैंने क्या लिखा है बाई ब्रांच पीएल, तो यहाँ पर हम लोग पीएल में क्या लिखेंगे, पीएल में लिख देते हैं यहाँ पर ब्रांच, जो हम लोग का ब्रांच डेटा बोल के लिख देते हैं, क्रॉस पोस्टिंग ऐसे कर देंगे बाई ब्रांच, सॉरी टू ब्रांच डेटा। ये कौन सा वाला है, बैड डेट। और अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो यहाँ भी डायरेक्ट बाई बैड डेट लिखो और यहाँ भी डायरेक्ट टू बैड डेट लिखो, दोनों तरीके से होगा। ठीक है, वो वाली क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट नाम लिख के दिखाया था, ऐसे करके भी हम लोग कर सकते हैं। तो 750 बैड डेट का। ओके, अच्छा इसके बाद बैड डेट रिटर्न ऑफ, बाकी तो सब मैंने लिखवा ही दिया है। ठीक है, अब और तो कुछ बाकी नहीं है, अब हम लोग एक एक करके क्लोज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या क्लोज करना पड़ेगा, जो सीक्वेंस हमारा है वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले ब्रांच डेटर क्लोज, तो ब्रांच डेटर को क्लोज करते हैं। सबसे पहले क्लोज करेंगे ब्रांच डेटर,
तो ब्रांच डेटर में देखते हैं क्या है, इतना पहले से ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है, और ये हम लोग का क्रेडिट सेल हुआ, तो टोटल रिसीवेबल कितना हो जाएगा 32,750 प्लस 1,65,000, इतना हम लोग का रिसीवेबल है 1,97,750। अब उसमें से इतना बैड डेट हो गया है तो इतना रिसीव नहीं होगा, ठीक है, तो बाकी रिसीव होना चाहिए 1,97,000, लेकिन हमें क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है सिर्फ 26,000, तो बाकी ये जो डिफरेंस हो रहा है वो कहां पर जाएगा ये बताओ। अभी अभी मैंने तुम लोग को डेटर अकाउंट समझाया था, ये डेटर अकाउंट हमें क्या बोल रहा है, डेटर अकाउंट हमें बोल रहा है कि इतना हमारा रिसीवेबल था, ये करंट ईयर का रिसीवेबल है, टोटल रिसीवेबल इतना है 750, बैड डेट हो चुका है तो रिसीवेबल अभी इतना दिखेगा, लेकिन अकाउंट बोल रहा है सिर्फ 26,000 ही रिसीवेबल है, तो बाकी अमाउंट जो हम लोग का रिसीवेबल नहीं दिखा रहा है वो कहाँ गया होगा बताओ। ये अमाउंट का बैलेंस आ रहा है ना, तो बैलेंस तो लिख लेंगे, लेकिन तुम लोग को बताना भी तो चाहिए यहाँ लिखे क्या, बाई है तो बाई लिख लेंगे, लेकिन अकाउंट का नाम क्या लिखे, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, बोलो क्या लिखे। डेटर का क्या एंट्री होता है, क्रेडिट सेल, फिर उससे पैसा रिसीव होता है या बैड डेट होता है, तो बोलो यहाँ पर क्या होगा, सेल ब्रांच कैश, ब्रांच कैश, क्योंकि पेमेंट रिसीव हुआ होगा तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ब्रांच कैश, क्योंकि डेटर का देखो, जब कभी तुम लोग अगर सिंगल एंट्री टॉपिक किए हो, मतलब 11-12 में भी होता है, ठीक है, हम भी करवाएंगे, तो ये देखो यहाँ पर क्या होता है हमें खुद से समझना पड़ेगा ना। डेटर अकाउंट हमें नॉर्मली क्या बोलता है, डेटर टू सेल, कैश टू डेटर, या बैड टू डेटर, या फिर कैश डिस्काउंट टू डेटर, तो डेटर से यही सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, डेटर क्रिएट, डेटर से अमाउंट रिसीव, या फिर बैड डेट, या फिर कुछ डिस्काउंट के साथ अमाउंट रिसीव, तो इसका मतलब ये कैश ही होगा, तो ब्रांच कैश में इसका हम लोग क्रॉस पोस्टिंग करेंगे टू ब्रांच डेटर, टू ब्रांच डेटर 1,71,000, टू ब्रांच डेटर बोल के यहाँ पर पोस्ट कर दिया 1,71,000। अब कौन सा अकाउंट क्लोज होगा, ब्रांच डेटर के बाद क्लोज करने हमें बोला गया है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है, ये लेकिन फॉलो करना पड़ेगा नहीं तो हम लोग आंसर नहीं लगा पाएंगे, तो अब हम लोग ब्रांच स्टॉक को क्लोज करेंगे, तो ब्रांच स्टॉक को क्लोज करते हैं, देखो कितना आ रहा है 16,667 प्लस 3,333 प्लस 1,65,000 प्लस ये कितना था 59,000 प्लस 28,000, तो ये आ रहा है 2,72,000 माइनस 2,70,000, तो ये 2,000 आ रहा है। अच्छा ये 2,000 लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिखेंगे 2,72,000। अब इसको क्या लिखे, पहले वाले क्वेश्चन में तो हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा था, ब्रांच स्टॉक का जो बैलेंस था, लेकिन अभी यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, इसका यहाँ पर नाम अलग होगा, क्यों अलग होगा, रीजन क्या है, ये इनवॉइस प्राइस पे बना हुआ है, अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ये डेटा जो है ये इनवॉइस प्राइस का है, ये दोनों मिला के इनवॉइस प्राइस है ना, 2,40,000 ये दोनों मिला के इनवॉइस प्राइस है, यहाँ पर ये दोनों मिला के इनवॉइस प्राइस है, 2,40,000 का स्टॉक इनवॉइस प्राइस के हिसाब से सेल्ड था, 20,000 स्टील इन ट्रांजिट था, और पहले से इतना स्टॉक था, तो टोटल स्टॉक जो है वो इतना अवेलेबल था, उसमें से ये कैंसिल आउट कर दिए हैं, इतना इतना सेल हुआ है, ये भी इनवॉइस प्राइस पे ही है, क्योंकि देखो क्वेश्चन बता रहा है कि क्रेडिट सेल एट इनवॉइस प्राइस और कैश सेल वो भी इनवॉइस प्राइस। तो एक चीज बताओ, मेरे पास टोटल इतना स्टॉक है और इतना स्टॉक अभी रिसीव हुआ है, और ये जो है ये कैंसिल कर दिया, ये स्टील इन ट्रांजिट है, और ये हम लोगों ने सेल कर दिया, और ये क्लोजिंग स्टॉक भी इनवॉइस प्राइस पे ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, चेक करके देख सकते हो, ये भी इनवॉइस प्राइस पे है। तो अगर मेरे अकाउंट में सारे डेटा इनवॉइस प्राइस पे है तो मेरा बैलेंस कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ये है, मतलब मान लो मैंने यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक को भी, ये ओपनिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक को भी इनवॉइस प्राइस पे दिखाया है, जो परचेज है उसे भी इनवॉइस प्राइस पे दिखाया है, ठीक है, और परचेज से रिटर्न लेस कर दिया, ये जो स्टील इन ट्रांजिट है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी इनवॉइस प्राइस पे दिखा रहे हैं, जो सेल है वो भी इनवॉइस प्राइस पे है, तो बैलेंस कैसे आएगा, देखो ट्रेडिंग में बैलेंस क्यों आता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक दिखता है कॉस्ट में, ठीक है, कॉस्ट प्राइस में, सेल्स दिखता है
सेल वैल्यू में, क्लोजिंग स्टॉक दिखता है कॉस्ट में, परचेज दिखता है कॉस्ट में, और ये जो जीपी दिखता है ये सेल वैल्यू का प्रॉफिट इधर दिखता है। ठीक है, तो अगर हमारा कुछ मिसमैच है तभी ना बैलेंस आएगा, बात समझो, कुछ मिसमैच है तभी ना बैलेंस आएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ मिसमैच है ही नहीं, फिर भी क्यों बैलेंस आ रहा है 2000 का, इस लॉजिक को समझो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली हम इसको यहाँ पर समझाते हैं। सपोज कि जो हेड ऑफिस है उसने 100 रुपीज का स्टॉक, 100 रुपीज का स्टॉक 20 रुपीज प्रॉफिट लगा के 120 में सेंड कर दिया है, किसको, ब्रांच को, और ब्रांच ने इसे सेल कर दिया है कस्टमर को 122 में। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम लोग इसका प्रॉफिट देखें तो हेड ऑफिस के हिसाब से इसका प्रॉफिट बताओ कितना है, और ब्रांच के हिसाब से इसका प्रॉफिट कितना है, ये बताओ। हेड ऑफिस के हिसाब से कितना है, ब्रांच के हिसाब से कितना है, मेरा क्वेश्चन ये है। अगर ये सिचुएशन है तो हेड ऑफिस के हिसाब से प्रॉफिट कितना है, ब्रांच के हिसाब से प्रॉफिट कितना है? हेड ऑफिस देख रहा है कि मेरा 100 का स्टॉक 120 में सेल हुआ है, ब्रांच देख रहा है मेरा 120 का स्टॉक 122 में सेल हुआ है, तो मुझे ये बताओ कि हेड ऑफिस के हिसाब से प्रॉफिट कितना है, ब्रांच के हिसाब से कितना है, बताओ। हेड ऑफिस के हिसाब से 22 और ब्रांच के हिसाब से 2। ठीक है, हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग ब्रांच का स्टॉक बना रहे हैं, तो ब्रांच के स्टॉक में कौन सा प्रॉफिट दिखना चाहिए, ये वाला दिखना चाहिए। जब हमारा क्वेश्चन कैसा हो रहा है, इनवॉइस का हो रहा है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है, ये क्या प्राइस था, ये इनवॉइस प्राइस था, जब इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में हम लोग सेल कर देते हैं। ब्रांच अगर इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में सेल कर देता है तो ब्रांच में एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, क्योंकि देखो अगर इससे हम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे तो इसमें क्या एंट्री होगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच हो जाएगा 120। ठीक है, और बाई, मान लो ये कैश सेल अगर है तो बाई ब्रांच कैश बोल के यहाँ पर कितना आ जाएगा 122, तब ना जाके यहाँ पर 20 बैलेंस आएगा। ये कौन सा बैलेंस आया, ये आया हम लोगों का ब्रांच का बैलेंस, मतलब ब्रांच का अर्न किया गया प्रॉफिट जो ब्रांच को दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली प्रॉफिट 22 है, तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट नहीं हो सकता, ये 2 जो है ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। तो इनवॉइस के क्वेश्चन में ब्रांच स्टॉक में कभी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकल के आता है। कौन सा प्रॉफिट निकल के आता है, अगर ब्रांच इनवॉइस प्राइस से हायर में स्टॉक सेल करता है तो वो प्रॉफिट दिखेगा। अब तुम लोग बोलोगे यहाँ तो लिखा हुआ था कि इनवॉइस प्राइस में सेल कर रहा है, हाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ रहने दो, बोला है इनवॉइस प्राइस में इंस्ट्रक्शन था, लेकिन जरूर ज्यादा में सेल किया होगा तभी जाके बैलेंस आ रहा है, तो दिस इज नॉट ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर हम लोग इसको जीपी लिखते हैं गलत होता है, इसको फिर क्या बोलेंगे, इसका नाम दिया जाता है ब्रांच एडजस्टमेंट। ठीक है, इसका नाम हम लोग देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट। तो ये लॉजिक है। ठीक है, ये लॉजिक को समझना पड़ेगा। ये हो गया ब्रांच एडजस्टमेंट। ये कौन सा प्रॉफिट है, ये टोटल ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है कि हम लिख दे, अभी मैंने प्रूफ करके दिखाया। अगर ये इनवॉइस का क्वेश्चन नहीं होता तो हम इसे ग्रॉस प्रॉफिट ही बोलते, क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ये हमारे 2 रुपीज के वैल्यू को दिखा रहा है, जबकि स्टॉक का प्रॉफिट 22 है, तो वो भी तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी इनवॉइस का क्वेश्चन आएगा, अगर ये टैली हो जाता है, ये टैली भी हो सकता है अकाउंट, टैली होने का मतलब है इनवॉइस प्राइस पे ही सेल हुआ है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आता है तो फिर इसका मतलब मान के चलो कि कोई तो ऐसा स्टॉक हुआ होगा जिसको इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में सेल कर दिया गया है, इसी वजह से ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के ये वाला प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है। जैसे ये हमें यहाँ पर दिख रहा है, हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट में इसको कर देंगे क्रॉस पोस्टिंग। ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखेंगे बाई ब्रांच स्टॉक, बाई ब्रांच स्टॉक 2000। ठीक है, ये लिखेंगे बाई ब्रांच स्टॉक 2000, और समझने के लिए यहाँ पर लिख सकते हो ट्रांसफर, ये ट्रांसफर किया हम लोगों ने वहां से यहाँ पर ट्रांसफर किया। ठीक है, तो ये एक वाइटल पॉइंट था। उसके बाद कौन सा अकाउंट क्लोज होगा, ब्रांच कैश। अगर कोई ब्रांच कैश अकाउंट है तो वो क्लोज होना चाहिए। हाँ है, यहाँ बना है, लगभग सारे अकाउंट ही मैंने बनाए। ब्रांच कैश, तो ब्रांच कैश को हम लोग क्लोज करते हैं। देखो ब्रांच कैश कैसे क्लोज होगा, यहाँ पर कितना अमाउंट है चेक करते हैं, 1,00,000 5,000 59,000 प्लस 5,000 प्लस 1,71,000, तो 2,35,000 ये आ रहा है हम लोग का ब्रांच कैश का टोटल। 2,35,000 इधर कितना आ रहा है, माइनस करते हैं 2,500 माइनस 2,22,500,
4,55,000, ये ज्यादा आ गया, 4,50,000 कैसे आएगा, 2,35,000 माइनस 2,22,500 माइनस, हाँ 10,000, 10,000 इधर आ रहा है, तो बाई लिखेंगे। लेकिन इसको लिखे क्या, तो अगर तुम लोग को याद है, मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला था कि ये पॉइंट को ध्यान में रखो कि ब्रांच और हेड ऑफिस पार्टली एक्सपेंसेस पे करते हैं ब्रांच के लिए। ये देखो यहाँ पर द ब्रांच मेक बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल, ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेड पार्टली फ्रॉम हेड ऑफिस एंड पार्टली बाय द ब्रांच। तो ब्रांच का एक्सपेंसेस का जो हेड ऑफिस के लिए जितना अमाउंट था वो हम लोगों ने एंट्री किया है, ठीक है। और ये देखो, तो अगर ब्रांच अपना आप खर्चा खुद पे करता है तो उसका एंट्री तो होना चाहिए, वो तो हुआ नहीं है। हम लोगों ने क्या क्या एंट्री किया कि कैश कितना था, डेटर से कितना कैश रिसीव हुआ, ये कैश सेल करके कितना रिसीव हुआ, डेटर से कितना रिसीव हुआ, ये कैश सेल है, ये डेटर देखने से ही पता चलेगा, ये क्रेडिट सेल से रिसीव हुआ है, ठीक है। ये क्रेडिट सेल, इसको लिखेंगे रिसीव फ्रॉम डेटर, इसको ऐसे रिसीप्ट समझने के लिए, ठीक है। ये एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, एग्जाम में सिर्फ एंट्री ही का, ठीक है। ये रिसीप्ट फ्रॉम डेटर, टोटल इतना कैश हेड ऑफिस को सेंड कर दिया और उसके बाद ये बचा हुआ है, लेकिन 10,000 इधर फिगर दिखा रहा है, तो ये क्या है, ये है ब्रांच का खर्चा जो ब्रांच ने खुद पे किया है। तो ब्रांच अगर अपना खर्चा पे करता है तो वो कैसे एंट्री करेगा, वो एंट्री ऐसे करेगा, ब्रांच एक्सपेंसेस टू ब्रांच कैश, ठीक है। अब मैंने क्योंकि ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाया नहीं, इसके बाद का एंट्री क्या होना चाहिए, ब्रांच पीएल टू ब्रांच एक्सपेंस, ये होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका नेट एंट्री करते हैं, देखो यहाँ पर ब्रांच एक्सपेंसेस कैंसिल आउट, नेट एंट्री बन गया ब्रांच पीएल टू ब्रांच कैश। क्योंकि मैंने ब्रांच एक्सपेंसेस नहीं बनाया, अगर बनाते तो ये लिख देते, नहीं बनाया तो अब नेट एंट्री कर देते बाई ब्रांच पीएल, ठीक है। लास्ट में तो पीएल में ट्रांसफर करना ही है। अगर एंट्री ये अकाउंट बनाओगे तो फिर ब्रांच एक्सपेंसेस बोल के लिख दो, ठीक है, फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा, एक ही बात है। तो ये नेट एंट्री से कर दिया मैंने, ब्रांच पीएल, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, एक्सपेंसेस ये वाला लिख देते, एक्सपेंसेस बाय पेड बाय ब्रांच, ऐसे लिख दो अपने समझने के लिए, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच हो गया। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग भी होना चाहिए ब्रांच पीएल में, यहाँ पर लिखेंगे टू ब्रांच कैश फ्लो, ठीक है, टू ब्रांच कैश बोल के यहाँ पर आ जाएगा 10,000, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा अकाउंट क्लोज होगा चेक करते हैं। इसके बाद क्लोज होना चाहिए ब्रांच कैश के बाद ब्रांच एडजस्टमेंट क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद ब्रांच एडजस्टमेंट क्लोज करेंगे, करते हैं। अच्छा, अब ब्रांच एडजस्टमेंट में हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट का मतलब होता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का अकाउंट। यहाँ तो जो भी ट्रांसफर होना था हुआ, जैसे ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लोडिंग, ठीक है, ये टोटल लोडिंग, ये जितना रिटर्न हुआ उसका, और ये है जो प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है। और कौन सा अनरियलाइज प्रॉफिट है, देखो जो ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है वो भी तो इनवॉइस प्राइस में है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में जो लोडिंग इंक्लूडेड है वो भी हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट में दिखाएंगे, क्योंकि हेड ऑफिस को क्या निकालना है, सही प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो जितने भी अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज मतलब क्या, जो लोडिंग लगा के दिया जाता है उसे हमें एलिमिनेट करना है। तो ओपनिंग स्टॉक का किधर एलिमिनेट होगा, ओपनिंग का इधर होगा। ये मैंने लास्ट दिन, देखो तुम लोग को लास्ट यही वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर सिखाया था, ये देखो लास्ट दिन यही वाला, ये देखो ब्रांच एडजस्टमेंट कैसे बनेगा, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व यहाँ पर आना चाहिए, तो वही चीज दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, और यहाँ पर लिखेंगे टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, बस चेक करेंगे कितना कितना होगा। तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना है, ये 25,000 का 20% जितना आया था, यही वाला, ठीक है। 25,000 में जितना हम लोगों ने प्रॉफिट लगाया था वही ना होगा 5,000, तो 5,000 ये हो गया 5,000, 25,000 में यहाँ पर लगाएंगे 20%, और क्लोजिंग स्टॉक में कितना होगा, ये इनवॉइस वैल्यू है, ठीक है। 28,000 इनवॉइस है, वो कॉस्ट वैल्यू था तो उस पे हम लोगों ने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया, ये इनवॉइस वैल्यू है। इनवॉइस वैल्यू हम लोगों का इक्विवेलेंट अमाउंट पे 120 है, इंटू 20 करेंगे तो पता चल जाएगा। इस पे क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि इस पे कॉस्ट पता था, और जो लोडिंग है वो हमें 20% ऑन कॉस्ट बता रखा है, तो कॉस्ट पे कॉस्ट लगा सकते हैं, लेकिन आईपी पे कॉस्ट कैसे लगाएंगे, क्योंकि परसेंटेज गिवन
ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको आईपी में ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। जैसे अभी इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था ना, सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पर 28,000 डिवाइडेड बाई, ये कैंसिल आउट करने से 6 आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 4667, यहाँ पर लिख लेते हैं 4667 हो गया। अब इस अकाउंट को हम लोग क्लोज कर सकते हैं, इसमें और अनरियलाइज कुछ भी नहीं आएगा। तो ये हो गया 47,000, 47,000 और माइनस करके देखते हैं कितना है, माइनस 4667 माइनस 3333, तो ये आ गया 39,000, ठीक है। अब ये 39,000 क्या आएगा, ये 39,000 हम लोग का आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ब्रांच एडजस्टमेंट में ही हम लोगों को निकालना है। ब्रांच एडजस्टमेंट यानी कि अनरियलाइज प्रॉफिट जितना भी है वो सारे लिख के जो बच जाएगा वही हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, पीएल में। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रांच पीएल और ग्रॉस प्रॉफिट, ये बैलेंसिंग फिगर करके आ गया। ये अनरियलाइज प्रॉफिट, ठीक है, ये अनरियलाइज प्रॉफिट, ये अनरियलाइज प्रॉफिट, तो टोटल इतना अनरियलाइज प्रॉफिट है क्रेडिट साइड में। क्रेडिट का अनरियलाइज प्रॉफिट और डेबिट में इतना अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो लेस करने से जो निकल के आया अनरियलाइज प्रॉफिट पूरा हटने के बाद 39,000 बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब ये हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया, ये पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये लिख देंगे बाई ब्रांच एडजस्टमेंट, यहाँ पर चला जाएगा पीएल बाई ब्रांच एडजस्टमेंट, बाई ब्रांच एडजस्टमेंट 39,000, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा अकाउंट क्लोज करना चाहिए, ब्रांच एडजस्टमेंट के बाद क्लोज होगा ब्रांच पीएल, मतलब यही वाला लास्ट, ठीक है। ब्रांच पीएल क्लोज हो जाएगा, तो इसको क्लोज कर लेते हैं। पीएल में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस नेट प्रॉफिट, ठीक है। डायरेक्ट नेट प्रॉफिट इसीलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि हेड ऑफिस ये कैलकुलेशन कर रहा है। हेड ऑफिस बोल रहा है मेरे इस पर्टिकुलर ब्रांच का नेट प्रॉफिट, जो हम लोग ये पीएल मतलब हेड ऑफिस अपने पीएल में से बाद में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो 39,000 माइनस 12,000 माइनस 10,750, 16,250, 16,250, 39,000, ठीक है। ये क्या ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि पीएल एक ब्रांच तो नहीं होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एक ही है वो भी हो सकता है। ये नेट प्रॉफिट का मतलब है इस ब्रांच का नेट प्रॉफिट, और ये पीएल इसीलिए लिख रहा है क्योंकि हेड ऑफिस बोल रहा है कि ये मेरे इस ब्रांच का नेट प्रॉफिट। तो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट नहीं लिख के 2PL बोल के लिखा है, ठीक है। ये हेड ऑफिस का पीएल, ठीक है, हेड ऑफिस अपने पीएल में से ट्रांसफर कर देगा। अच्छा, ये भी बन गया ब्रांच एडजस्टमेंट। अब क्या बचा, एक ही अकाउंट बचा है गुड सेल टू ब्रांच, इसे क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया 2 लाख और यहाँ पर 2 लाख। ये अकाउंट हमें क्या बता रहा है, हम लोगों ने टोटल 2 लाख का स्टॉक सेंड किया था कॉस्ट के हिसाब से, ठीक है। कॉस्ट के हिसाब से देखो तो 2 लाख का सेंड किया था, ये कॉस्ट में ही एंट्री आ जाता है। उसमें ट्रांजिट में 16,667 रुपीज कॉस्ट का स्टॉक जो है रह गया। तो इसका मतलब क्रेडिट ट्रेडिंग में कितना करेगा, हेड ऑफिस अपने ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेगा, जितना स्टॉक ट्रांसफर हुआ उतने से ट्रेडिंग अकाउंट कम हो जाएगा। तो कितने से करना चाहिए, सोचा था 2 लाख से करेगा, क्योंकि इन ट्रांजिट में होने की वजह से इतना स्टॉक नहीं पहुंचा है, तो सिर्फ 183,333 से ही क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब हेड ऑफिस के ट्रेडिंग अकाउंट से स्टॉक जा रहा है तो वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेगा। अब कितने से क्रेडिट करेगा, इतना सेंड किया था बट इतना इन ट्रांजिट है, तो इसका नेट, ये दोनों का नेट जो है उतने से ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, तो इस सीक्वेंस में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, पहला बात है एंट्री उतना आसान नहीं है, नॉर्मल जैसे एंट्री करते वैसा नहीं है। एक एक एंट्री दिमाग में जाना चाहिए, तभी जाके हम लोग इसे कर पाएंगे, नहीं तो इतना मेहनत से सीखा हुआ चीज जो है मुश्किल लगने लगेगा। तो ये चीज अगर प्रैक्टिस नहीं किए हो तो जरूर ये 2 क्लास अच्छे से देखना चाहिए, और कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछ सकते हो। और सीक्वेंस में अकाउंट को क्लोज करना है, और ये दोनों क्वेश्चन को ही तुम लोग को आज प्रैक्टिस करना चाहिए, तब जाके तुम लोग आसानी से मुझे बता सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम हो भी रहा है कि नहीं, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, और कुछ पूछना है तो तुम लोग पूछ सकते हो अगर कुछ डाउट है।